एक ईंट की कीमत तुम क्या जानो पूकी बाबू। ऐसी ईंट जोड़ जोड़ के बनती है दीवार। तो अरे दीवारों को जोड़ जोड़ के बनते हैं रूम्स और कमरे। मैम तो अरे भाई कमरों को जोड़ जोड़ के बनता है फ्लोर। हमें पता है। अरे सुनो तो, और जब फ्लोर को जोड़ के जोड़ते हैं हम तो क्या बनती है? बनती है एक प्यारी सी सुंदर सी बड़ी सी बिल्डिंग, हमारा घर। कहीं ये बच्चे ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने टीचिंग छोड़ दी है और अब मैंने मिस्त्री का काम शुरू कर दिया? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारी पूकी मैम से मिस्त्री नहीं बनी है। मैं तो तुमको ये ईंट या ब्रिक इसलिए दिखा रही थी सो दैट मैं तुम्हें समझा सकूं द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9 साइंस, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो रेडी हो जाओ अपनी साइंस की किताब, पेन पेंसिल और एक नोटबुक लेके, क्योंकि आज हम समझेंगे कि सेल क्या होता है, कैसे इस सेल की वजह से हमारी पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है और क्या क्या प्रेजेंट होता है इस सेल के अंदर। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है सेल को। ये छोटे छोटे सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन सेल से ही मिलके बनी है हमारी बॉडी। मैम ये वाले सेल, ये जो एसी के टीवी के रिमोट में डलते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। सही है। नहीं, आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में बेटा सेल का मतलब ये बैटरी वाले फिजिक्स वाले सेल की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं बेटा बायोलॉजिकल सेल के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके से बहुत ही बेसिक चैप्टर है। हमारा जो सेकंड चैप्टर आता है बेटा बायोलॉजी का इन क्लास 9th विच इज टिश्यू, ये उसका एक बेस चैप्टर की तरह काम करता है। इवन इन क्लास 10th 11th 12th अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो बेटा तो सबसे बेसिक चैप्टर है सेल, और सेल बेसिक चैप्टर होने के साथ साथ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करेंगे ही करेंगे, एंड उसके साथ साथ बेटा मैं आपको कराने वाली हूं बढ़िया लेवल के बढ़िया क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, आपके स्कूल एग्जाम्स में क्या है आ सकते हैं और आएंगे। राइट, तो अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले हम करेंगे चैप्टर कवर। सो जैसा कि मैंने कहा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है चैप्टर का नाम। इसको बोलते हैं सेल को बोलते हैं, बट ये सेल है क्या? 2 मिनट हो गए हैं मैम, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो बेटा शुरुआत से शुरू करते हैं। तो अब देखो बेटा, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिया, एक ईंट को हमने लिया, ऐसी बहुत सारी ईंट, ऐसी बहुत सारी ब्रिक को जोड़ के हम क्या बनाएंगे? वॉल। वॉल्स को जोड़ के हम बनाएंगे रूम्स। रूम्स को जोड़ के बेटा बनेगा एक फ्लोर, और फ्लोर को जोड़ के बनेगी एक बिल्डिंग या फिर घर। बिल्कुल बेटा, हमारी बॉडी को आप एक बिल्डिंग या घर मान सकते हो। अब देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए इसको एक बार ब्रेक डाउन करके समझते हैं और फिर आएंगे हम अपनी डेफिनेशन पे। एक बार डेफिनेशन को रीड कर लो। डेफिनेशन कहती है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, तो क्या मतलब हुआ इसका? तो बेटा अगर हम अपनी बात करें, राइट, अपनी बात करें तो हम क्या है मैम? हम तो वैसे खुद को इंसान मानते हैं, बट मम्मी कभी डांट में बोल देती है कि तुम तो जानवरों से भी बदतर हो है ना। हाँ, तो हम क्या है भाई? ऑर्गेनिज्म। तुम ऑर्गेनिज्म हो, मैं ऑर्गेनिज्म हूं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें वो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम प्लांट की बात करें वो भी ऑर्गेनिज्म है। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम अपना एग्जाम्पल ले बेटा, तो हम किससे मिलकर बने हैं? तो मैम हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। थक गए है ना। तो हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म है हम, तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? हमारी बॉडी अलग अलग सिस्टम पे, और अरे सॉरी गलत चले गए थे, है ना। तो हमारी बॉडी क्या है? अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। बट ये ये सिस्टम किससे मिलकर बना है? हवाबाजी से नहीं, ये ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बनते हैं?
ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे मैम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये अलग अलग ऑर्गन्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो अलग अलग ऑर्गन्स जब मिलके काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि एक और एग्जांपल, रेस्पिरेटरी क्या है बेटा, एक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं भाई, हमारी नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है, सही बात है। तो ऐसे ही बेटा हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन्स को जोड़ जोड़ के ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम को जोड़ जोड़ के ऑर्गेनिज्म बना। बट ये ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो ऑर्गन होते हैं, ये जो ऑर्गन होते हैं बेटा, ये टिश्यूज को जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं। अब ये टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, देखो बेटा टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल। देखो बेटा, तो ये मैंने एक सेल बना दिया, दिस इज अ सिंगल सेल, दिस इज अ सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल है। और जब ऐसे बहुत सारे बेटा, जब मैं ऐसे बहुत सारे सेल्स को जोड़ दूंगी, है ना, जब मैं ऐसे बहुत सारे सेल्स का क्या बना दूंगी बेटा, ग्रुप बना दूंगी, और वो सारे सेल जब ग्रुप बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू, राइट। तो अगर बेटा मैं इस चीज को ब्रेक डाउन करती जाऊं ना, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बात करती जाऊं कि भाई किस चीज से मिलकर बनी है, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलकर बनी है किससे, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बना है, टिश्यू से। और भाई टिश्यू किससे मिलकर बना है, तो हम बोलेंगे जो टिश्यू होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल सबसे छोटी यूनिट है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट। तो बेटा सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है बेटा। अब जो ये चैप्टर है ये सेल के बारे में डिस्कस करता है। तो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन पे आ जाते हैं, सबसे पहले बेटा डेफिनेशन पे आ जाते हैं। हमने कहा सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी है, यस हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, तो बेटा सेम बात आ गई ना, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बने हैं, ऑर्गन। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है ना, ब्रेन है, किडनी है, पेनक्रिया है, लंग्स हैं, ये सब चीजें हैं, ये किससे मिलकर बनी है, टिश्यू से। अब टिश्यू किससे मिलकर बना है, सेल से। अब मैम सेल किससे मिलकर बना है, अरे वेट करो, आज पढ़ेंगे ना, यही तो पढ़ेंगे आज, है ना। तो सेल को छोटी, सबसे छोटी यूनिट माना जाता है, ठीक है। इससे क्योंकि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बना है इसलिए उसको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट बोल दिया। इसको फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बन रहा है तो समझ आ रहा है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली कोई भी जो फंक्शन है वो यहीं पर होता है, सेल के अंदर ही होता है। तो ये अगर मैं बोलूं ये क्या है, अगर मैं बोलूं ये एक सिंगल सेल है बेटा, तो इस एक सिंगल सेल के अंदर बेटा वो सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। आपको पता है जो आप खाना खाते हो उस खाने से जो एनर्जी बनती है वो भी सेल के अंदर बनती है। प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है बेटा, जिससे वो ग्लूकोज फूड वगैरह बनाते हैं, वो भी सेल के अंदर होता है। एंड नॉट जस्ट दिस, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपकी नोज की शेप कैसी होगी, है ना, आपकी हर चीज की इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। और डीएनए पता है कहां होता है, सेल के अंदर। तो एक्चुअली में सेल से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, सेल से ही बेटा हमारी बॉडी के सारे फंक्शन हो रहे हैं, इसीलिए सेल को बोल दिया है द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। और जब हम सेल की स्टडी करते हैं, पता है उसको क्या बोलते हैं, जब हम सेल की स्टडी करते हैं बेटा तो उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को बोला जाता है साइटोलॉजी। तो आज हम साइटोलॉजी करने वाले हैं। एंड जब बेटा किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं, शुरुआत करते हैं, है ना, तो हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ता है, थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ता है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि भाई आज तो हमें पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट लाइफ, ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, बट कब हुआ पहली बार इसका डिस्कवरी, है ना, कैसे पता चला सेल के बारे में। तो चलिए बेटा जानते हैं, समझते हैं।
तो थोड़ा सा चलते हैं पीछे, है ना, पहुंचते हैं बेटा 1665 में। 1665 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक क्या थे बेटा, बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद अपना एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया, क्योंकि उस टाइम पे बेटा उस जमाने में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट तो थी नहीं, तो उन्होंने खुद का अपना एक खुद सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था इनके पास। तो इन्होंने क्या किया बेटा, ये बाहर टहलने गए, है ना, तो इन्होंने एक प्लांट देखा, प्लांट की स्टेम देखी, स्टेम की जो बार्क होती है, छाल जिसको बोलते हैं, वो ये ले आए। अब उसका बाहर वाला हिस्सा इन्होंने निकाल लिया, बार्क के बाहर वाले हिस्से को बोला जाता है कॉर्क। कॉर्क, तो इन्होंने कॉर्क का एक छोटा सा पार्ट लिया, बहुत ही पतला सा एक पार्ट छील लिया, है ना, एक छिलका उतार लिया, उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। अब जब इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उनको ना कुछ समझ नहीं आया, बट इनको दिखा कुछ छोटे छोटे डब्बे 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 जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो इनके भाषा में बेटा, है ना, छोटे छोटे डब्बों को, लिटिल रूम्स को बोला जाता था सेल। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे सेल दिख गए हैं, राइट। तो इनको दो चीजों का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, मतलब इन्होंने दो चीजें कंट्रीब्यूट करी। सबसे पहले तो बेटा इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, राइट, और जो नाम है, टर्म है सेल, वो भी इन्होंने रखा। तो ही डिस्कवर्ड द सेल्स एंड ही कॉइन्ड द टर्म सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665। बट दिक्कत यहाँ पे ये थी बेटा, जो इन्होंने वो कॉर्क के सेल्स, है ना, जो उन्होंने कॉर्क के सेल्स ऑब्जर्व किए थे, वो कैसे थे बेचारे, डेड सेल्स थे। वो सेल्स कैसे थे, डेड थे, है ना। तो उसके बाद बेटा 1674 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। एक तो भाई इतने कठिन नाम कैसे याद रखेंगे मैम, देखो बेटा, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। तो एल से याद रखेंगे क्या, एल से क्या याद रखेंगे बेटा, आपको ये याद रखना है, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किए थे पहले लिविंग सेल। ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर करे, तो बेटा वो डिस्कवर करे थे एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने। और अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आए कि सेल किसने डिस्कवर किया, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे क्या, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, तो 1674 में इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। थोड़ी सी और हिस्ट्री की बातें कर लेते हैं। अब बेटा जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ना सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी सेल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम बोलते हैं ना ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो सारी चीजों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम का एक पार्ट पाया जाता है। अब न्यूक्लियस को बेटा सबसे पहले डिस्कवर किया था 1831 में एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा 1839 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था पर्किंजी। अब बेटा जैसे कि मैं कह रही हूं, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, चीजें पता चलती गई कि देखो भाई सेल अकेला नहीं है, मतलब सेल एज अ होल अगर हम देखें तो सेल के अंदर भी बहुत चीजें हैं, राइट। तो बेटा चीजें डिस्कवर की जा रही थी, चीजों को स्टडी करा जा रहा था, तो धीरे धीरे ये पता चला कि सेल के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो डेड होते हैं, राइट। तो वहां पर बेटा कॉन्सेप्ट आया किसका, प्रोटोप्लाज्म का। सेल के अगर मैं डेड पार्ट को हटा दूं तो क्या बचेगा, अगर मैम मैं सेल के डेड पार्ट को हटा दूं तो लिविंग पार्ट बचेगा। एग्जैक्टली तो लिविंग कंटेंट, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, सेल के अगर मैं डेड पार्ट को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ लिविंग पार्ट। तो जितना भी लिविंग पार्ट होता है सेल का बेटा उसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है पर्किंजी ने दिया था इन 1839। अब 1838 1839 के आसपास बेटा दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैथ्यू श्लाइडन और थियोडर श्वान। मैथ्यू श्लाइडन एक बॉटनिस्ट थे, यानी कि ये प्लांट की स्टडी करते थे। जो प्लांट की स्टडी करते हैं ना वो बॉटनिस्ट होते हैं। मैंने भी अपनी बीएससी एमएससी बॉटनी में ही करी है, तो मैंने भी प्लांट्स की स्टडी बहुत करी है, राइट। अच्छा, तो मैथ्यू श्लाइडन क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, प्लांट की स्टडी करते थे। थियोडर श्वान क्या थे बेटा, एक जूलॉजिस्ट थे। ये क्या करते थे, ये एनिमल्स की स्टडी करते थे, है ना। तो बेटा इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी करी और उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना वो सेल से मिलकर बने होते हैं। अच्छा ठीक है, अब इन्होंने बेटा जितने भी एनिमल्स को स्टडी करा तो इनको पता चला कि भाई सारे एनिमल्स की बॉडी में भी क्या है, सेल है। तो इन दोनों ने मिलकर बेटा एक स्टेटमेंट दी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने कहा कि भाई देखो हमने प्लांट्स को भी देख लिया है, हमने एनिमल्स को भी देख लिया है, तो हमें ये बात समझ आ रही है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना सबकी बॉडी में सेल प्रेजेंट होते हैं। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ये इनकी पहली बात थी। ठीक है, ठीक है, तो बेटा इन्होंने ये बात एक ना हेडिंग के अंदर रिलीज करी, लोगों को बताया कि देखो भाई हम सेल की थ्योरी लेकर आए हैं, हमने बहुत स्टडी करी है और हमारी सेल की थ्योरी ये कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ये बात है बेटा 1838 1839 की। ठीक है, अब उसके बहुत साल बाद, कब, 1855 में, बहुत साल बाद, कब बेटा 1855 में
एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रूडोल्फ वर्चो। क्या नाम था बेटा? रूडोल्फ वर्चो। रूडोल्फ वर्चो ने कहा इन दोनों भाई साहब जी को कि अरे यार मेरा भी एक पॉइंट है सेल के बारे में, प्लीज थोड़ा मेरा पॉइंट भी अपनी थ्योरी में एडजस्ट कर लो ना। तो उन्होंने कहा क्या भाई बताओ तुम क्या कहना चाहते हो सेल के बारे में? तो इन्होंने कहा कि भाई मैं सेल के बारे में कहना चाहता हूं। क्या? बोलिए बोलिए, है ना, बोलिए बोलिए, हाँ ऐसे बोलो बोलो, क्या बोलते हैं वो, इरशाद इरशाद, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। तो भाई इन्होंने अपनी भाषा में बोला, है ना, क्या बोला इन्होंने अपनी भाषा में? रूडोल्फ वर्चो ने अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला है। सब हो गए ऐसे हैं, क्या कह रहे हो भाई साहब, क्या कहना चाहते हो, क्या मतलब है इस बात का? तो इन्होंने अपनी लैटिन भाषा में बेटा एक स्टेटमेंट दी और इस स्टेटमेंट का इंग्लिश में मतलब ये होता है कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैम लैटिन तो छोड़ो, हमें तो इंग्लिश में नहीं समझ आया इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ये? तो बेटा अपनी भाषा में ये कहना चाह रहा था कि जितने भी नए सेल्स होते हैं वो पुराने वाले प्री मतलब पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से बनते हैं। देखो बेटा इसको मैं आपको समझाती हूं। मान लो बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास एक नया सेल है। तो भाई ये नया सेल कहां से आया? तो रूडोल्फ वर्चो ने कहा कि भाई इससे पहले पहले मतलब प्री, इससे पहले पहले मतलब प्री 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 बोलते हैं ना, प्री प्री मतलब पहले, इससे पहले एक सेल एग्जिस्ट करता होगा और उस सेल ने जरूर क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा और क्या बनाए होंगे, नए सेल बनाए होंगे, तो ये नए सेल बन गए। ये कहां से आया, ये कहां से आया? अरे भाई हम वही तो कह रहे हैं ना, इससे पहले एक सेल एग्जिस्ट करता होगा, उसने डिवाइड किया होगा तो उसने और नए सेल्स बनाए होंगे अपने जैसे, ठीक है। ये कहां से आया? अरे यही तो बोल रहा है वो कि इससे पहले एक सेल एग्जिस्ट करता रहा होगा, इससे पहले एक सेल एग्जिस्ट करता रहा होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल, उसने डिवाइड किया होगा तो नए सेल बन गए। ये कहां से आया? अरे मैम वही तो बोल रहे हैं कि इससे पहले प्री एग्जिस्टिंग एक सेल एग्जिस्ट करता रहा होगा, जब उसने डिवाइड किया होगा तो नए सेल बन गए होंगे। तो यही कहा था रूडोल्फ वर्चो ने और उन्होंने सेल थ्योरी जो पहले ही बेटा 1838 1839 में दे दी गई थी, उन्होंने 1855 में आके सेल थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया और अपनी बात उसमें ऐड करा दी। तो सेल थ्योरी की कंट्रीब्यूशन दी जाती है बेटा इन तीन साइंटिस्ट को, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हमने थोड़ी बहुत डिस्कवरी हिस्ट्री से रिलेटेड बातें कर ली, अब थोड़ी जनरल बातें कर लेते हैं, क्योंकि बेटा देखो जब भी मैं सेल की बात कर रही हूँ या सेल बना रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ भाई, है ना, मैं इस तरीके की शेप बना रही हूँ। बट क्या हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम टाइप के सेल्स होते हैं? क्या सारे सेल गोल होते हैं? क्या सारे सेल का साइज सेम होता है? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं? तो चलिए बेटा करते हैं इस पे डिस्कशन। देखो बेटा अर्थ पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स है ना, तुम हो, तुम भी हो, मैं भी हूं और फंजाई भी है, एल्गी भी है ना, बैक्टीरिया भी है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या हम में कोई फर्क है? फर्क है, फर्क है, फर्क है। बताती हूं क्या है। देखो बेटा ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। अब ये यूनी और मल्टी का मतलब क्या है? देखो बेटा यूनी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल। हमारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास केवल एक सेल है, उनकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी है, एक ही सेल है उनके पास, उनके शरीर में सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास केवल एक सेल होता है बेटा वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे बैक्टीरिया बेटा इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ऑल बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बैक्टीरिया के अलावा बेटा आपने अमीबा के बारे में सुना होगा, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। क्लेमाइडोमोनास बेटा एक एल्गी होती है, बट प्लीज लेट मी टेल यू एल्गी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकती है, ठीक है बेटा। ईस्ट हो गया, ईस्ट एक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, बट बेटा फंगस जो है, फंजाई जो है मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके अलावा हम जैसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। मल्टी मतलब मेनी, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा जिनकी बॉडी के अंदर मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो सकते हैं, 100 सेल हो गए, 500 सेल हो गए, 1000 सेल हो गए, लाख सेल हो गए, करोड़ों सेल्स हो गए, है ना। हमारी बॉडी में मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है बेटा हमारी बॉडी में। तो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आ गए। नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, बाकी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए बेटा, हम हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बात करी भाई जरूरी नहीं है कि हर सेल इस तरीके से गोल हो, सेल इस तरीके से गोल हो सकता है
बट भाई सेल इस तरीके से बेटा इलोंगेटेड, लंबा लंबा भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेल इस तरीके से गोल हो भाई। सेल के अंदर बेटा इस तरीके से स्पिंडल शेप भी हो सकती है। स्पिंडल शेप का मतलब होता है जो अपने एंड पे से है ना, अपनी टिप्स पे से तो पतला हो, बीच में से चौड़ा हो, ऐसी शेप को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। आपको पता है हमारे सेल के अंदर ब्रांचिंग भी हो सकती है। मैम ब्रांच तो पेड़ में होती है। अरे रुक जाओ, ब्रांच 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 है ना, आपको दिखाती हूं बेटा। ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला एक सेल है ना। हमारे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भर भर के बेटा इस तरीके के दिखने वाले क्या होते हैं, इस तरीके के दिखने वाले सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नाम होता है न्यूरॉन या नर्व सेल। और इनके अंदर देखो हमें क्या देखने को मिल रही है, ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। तो सेल गोल भी हो सकते हैं, सेल रेक्टेंगुलर मतलब स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सेल बाइकॉन्केव भी हो सकते हैं, सेल स्पिंडल भी हो सकते हैं, ठीक है। सेल इस तरीके से ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सेल अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सेल स्पर्म सेल की तरह पूंछ वाले भी हो सकते हैं। तो सेल की शेप में बहुत वैरायटी देखने को मिलती है और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है बेटा। हमारी ही बॉडी के अंदर अगर हम देखें, ब्लड की बात कर लो, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की शेप अलग होती है, व्हाइट ब्लड सेल की शेप अलग होती है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स तो अपनी शेप भी बदल सकते हैं, जैसे अमीबा बदल सकता है सूडोपोडिया की मदद से। तो कुछ उस तरीके से ही है ना, एग्जैक्टली सेम नहीं बट यस, कुछ उस तरीके से ही हमारे व्हाइट ब्लड सेल अपनी शेप बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेल का साइज। क्या ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले सभी सेल्स का साइज सेम होता है? नहीं। अगर मैं आपको अपनी ही बॉडी का एग्जांपल दूं, यानी कि ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दूं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर सभी सेल्स जो पाए जाते हैं वो सेम साइज के नहीं होते। The smallest cell found in human body is the sperm cell, जो कि मेल्स की बॉडी में मिलता है। और जो लार्जेस्ट सेल होता है बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो होता है ओवम, जिसको एग सेल बोलते हैं। ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा, जो न्यूरॉन या नर्व सेल की बात करी मैंने आपसे, ये वाला सेल, ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में फर्क है। लार्ज मतलब डायमीटर बहुत बड़ा है, लॉन्ग मतलब लंबाई बहुत बड़ी है। तो दे कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, राइट। तो मैम अब हमें ये बताओ कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल कौन सा है? तो देखते हैं बेटा। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होता है बेटा, वो होता है एक तरीके के बैक्टीरिया का, जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बेटा एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब सेल वॉल क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, बस अभी सुन लो। तो माइकोप्लाज्मा एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। देखो बेटा, वायरस ना इनसे भी छोटे होते हैं, बट वायरस को ना हम लिविंग नहीं मानते। क्यों मैम? क्योंकि उनके पास सेल नहीं होता। अरे बाबा, तो क्या होता है? नहीं होता सेल, कुछ और होता है। उसके बारे में करेंगे हम बात बाद में, बट मेरे को ये बताना था तो मैंने बता दिया। बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं वायरस, बट वायरस को हम लिविंग मानते ही नहीं है। और मैम उसने कोविड करके जो बर्बादी करी है, आप बोल रहे हो कि वो लिविंग नहीं है ना? फिर वो आएगा ना मैम दोबारा, फिर पता चलेगा। हाँ, तो प्लीज प्लीज है ना, अभी प्लीज बेटा इस बात को याद रखेंगे। वायरस वैसे छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, बट दे आर नॉट कंसीडर्ड लिविंग, इसलिए यहाँ पे उनका नाम नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल? तो भैया आपको जो अंडा दिख रहा है ना, ये जो अंडा दिख रहा है आपको, भाई ये अंडा है ऑस्ट्रिच के एग का। ये अंडा है ऑस्ट्रिच के एग का। ऑस्ट्रिच एग इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट लिविंग सेल। इसको लार्जेस्ट लिविंग सेल माना जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम बहुत बातें कर रहे हैं कि भाई सेल की शेप ऐसी, सेल का साइज ऐसा, सेल ये सेल वो। अब सेल के अंदर एक्चुअली में होता क्या है? क्योंकि जब भी हम सेल की बात कर रहे हैं है ना, हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, कुछ ये बना रहे हैं। भाई ये ब्लैक ब्लैक मतलब ये बीच में गोल गोल क्या है, ये बाउंड्री क्या है, व्हाट आर दीज थिंग्स, ठीक है। तो बेटा जब हम सेल की बात करते हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। सबसे पहली चीज क्या है बेटा? सबसे पहली चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली चीज क्या है बेटा? सबसे पहली चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक बाउंड्री है, एक लेयर है, ठीक है, एक बाउंड्री है, ठीक है। उसके अलावा बेटा कुछ सेल्स के पास, सभी सेल्स के पास नहीं, कुछ सेल्स के पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल। एक एक करके बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा जैसे बेटा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, भाई सेल के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर चीज को बेटा कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा बेटा क्या होता है? साइटोप्लाज्म।
है ना। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। और फिर पाए जाते हैं बेटा सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये क्या होता है, जैसे भाई हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलिए बेटा एक एक करके इसको देखते हैं, समझते हैं, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारी एनसीईआरटी के अंदर बेटा डायग्राम दिया हुआ है ना। हमारी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है एनिमल सेल का, प्लांट सेल का। तो जहां आप देख सकते हो बेटा सेल के अंदर कितनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, सेल के हमें पास कितने सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनको एक एक करके क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बेटा। तो बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई सेल के पास क्या होता है, मैंने कहा सेल के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है मैम, आप क्या कहना चाह रहे हो? भाई देखो, जैसे तुम्हारे स्कूल के बाहर एक बाउंड्री होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस बिल्डिंग खड़ी है रोड पे, ऐसी एक बाउंड्री होगी बेटा, है ना। चारों मतलब 3 या 4 जो भी होंगी बेटा दीवारें होंगी, बाउंड्री होगी, जिसका काम होगा बेटा प्रोटेक्शन करने का, है ना। कि भाई कोई भी ऐसे स्कूल में ना घुस जाए, चलो घुस जाए कहीं पता चले बच्चे बाउंड्री है ही नहीं, बाहर कूद गए, है ना। ऐसे ही तो बेसिकली एक बाउंड्री वॉल है, एक बाउंड्री है बेटा पूरे सेल की। नाउ दिस बाउंड्री इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस बाउंड्री को क्या बोला जाता है बेटा, इस बाउंड्री को, है ना, इस बाउंड्री को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना बेटा सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो बहुत बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका एक और नाम है, मैंने क्या कहा, क्या नाम है बेटा, इसका एक और नाम है विच इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो हर सेल के पास बेटा क्या होती है, एक बाउंड्री होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यहां पे बेटा मैं स्टार लगाऊंगी क्योंकि सभी सेल के पास नहीं होती ना, क्योंकि सभी सेल के पास नहीं होती। क्या देखो बेटा, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग है। मतलब वो कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ठीक है बट हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, हमें और प्रोटेक्शन चाहिए। तो उनके बाहर क्या होती है बेटा, उनके बाहर इस तरीके से एक और प्रोटेक्टिव लेयर, एक और कवरिंग होती है बेटा, जिसका नाम होता है सेल वॉल। ठीक है, जिसका नाम होता है सेल वॉल। और याद रखेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ सेल वॉल। और मैंने क्या कहा बेटा, इस पे लगा लो स्टार, क्योंकि ये सभी सेल के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है ना। चलो कहां पाई जाती है आगे मैं आपको बताऊंगी, प्लांट के सेल में, फंजाई के सेल में हमको ये मिल जाएगी। ठीक है। चलो और क्या होता है, अरे भाई कैसे भूल गए, अभी बताया ना, सेल के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या भाई, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के अंदर बेटा ओवल या स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि बेटा बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है बीच में ही टेकना है हमको, नहीं बेटा, साइड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। तो यहां पर बेटा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। क्या नाम है भाई, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को बेटा इनडायरेक्टली ना मतलब लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन है। हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है, ब्रेन में। एग्जैक्टली आपको पता है हमारी सेल की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में भाई ऐसा क्या है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, तो भाई न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली धागे जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है डीएनए, है ना, जिसका नाम होता है डीएनए। मैं इसको आपको दिखाने के लिए थोड़ा इसको ऐसे बना देती हूँ, क्योंकि आपने मूवीज में, कार्टून्स में अगर कभी गलती से, नहीं मैम हम थोड़ी ना देखते हैं पढ़ाइयों वाले कार्टून, पढ़ाइयों वाली मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, हम तो रीले देखते हैं, रीले, है ना। तो बेटा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आगे चल के करते हैं डिस्कस। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा। चलिए अब यहां पर बेटा ये खाली जगह नहीं है, क्या है फिर यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस। मतलब बहुत ज्यादा वाटरी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉलिड भी नहीं है, कुछ जेली जैसा है ना, जेली जैसा सब्सटेंस है। ठीक है। तो बेटा इस जेली जैसे सब्सटेंस को नाम दिया गया है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे बेटा क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है भाई, यहाँ पर भरा हुआ है जेली लाइक सब्सटेंस। एंड बेटा उस जेली लाइक सब्सटेंस को हमने क्या नाम दिया है, व्हाट नेम, उस जेली जैसे सब्सटेंस को हमने दिया है नाम साइटोप्लाज्म।
अब बेटा इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो यहाँ पर तैर रहे हैं, ठीक है। जैसे बेटा आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है ना, किडनी है, ब्रेन है, लंग्स है, पेनक्रिया है ना, अलग अलग ऑर्गन्स है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही बेटा हमारे सेल के अंदर ना, हमारे सेल के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो सेल के इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रहे हैं भाई, तैर रहे हैं, ठीक है। और वो बेटा अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, एंड इन स्ट्रक्चर्स को मिला के कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, इन सबको बेटा कलेक्टिवली मिलाकर हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये तो क्या है, ये तो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। सेल के ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के वो पार्ट्स हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी हो गया, वैक्यूल हो गया। कोई एनर्जी बनाने का काम करता है, कोई फूड को स्टोर करने का काम करता है, कोई वेस्ट को स्टोर करने का काम करता है, कोई चीजों को तोड़ने का काम करता है, कोई चीजों को पैक करने का काम करता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और इनको क्या बोला गया है बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए बेटा, तो सबसे पहले बेटा है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की, क्योंकि ये पहले तो मतलब मैंने आपको बता दिया है सभी सेल में नहीं मिलता। क्या है बेटा, आउटर लेयर है, रिजिड लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। और बेटा ये प्लांट्स के अंदर हमें क्या है देखने को मिलती है, बट वेट उसके अलावा और ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है। मैंने आपको क्या बताया बेटा, अगर ये क्या है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, तो इसके बाहर की तरफ, इसके भी बाहर की तरफ बेटा एक प्रोटेक्टिव लेयर है, कवरिंग है, जिसका नाम है सेल वॉल। बट सेल वॉल के बारे में सबसे स्पेशल बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये डेड होती है। दिस इज द नॉन लिविंग पार्ट, ये डेड होती है। और बेटा क्योंकि ये डेड है, ठीक है, तो ये रिजिड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कोई भी चीज बेटा जब मर जाती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है क्या, नहीं। तो बेटा ये जो सेल वॉल होती है ये डेड होती है, ये रिजिड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बेटा हम इसकी बात कर रहे हैं बाहर वाली लेयर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके पास है, बट सेल वॉल सबके पास नहीं है। क्या काम है इसका, सेल वॉल बेटा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है और ये हमारे सेल को शेप देने का काम करती है। कहां कहां प्रेजेंट होती है, तो भाई हमें प्लांट के सेल के अंदर देखने को मिल जाएगी। प्लांट का सेल मतलब तुम रूट का सेल निकाल लो, स्टेम का सेल निकाल लो, लीफ का सेल निकाल लो, कोई भी तुम सेल निकाल के देख लो प्लांट का, आप उस सेल को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है। बैक्टीरिया के सेल के पास भी सेल वॉल होती है, ठीक है, एक सेल है, उस एक सेल में बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ हमें सेल वॉल देखने को मिल जाएगी। बेटा फंजाई जो होती है ना, जैसे कि मशरूम, आपने सुना है, ईस्ट सुना है जिसको बेकिंग में यूज करते हैं, एग्जैक्टली वहां पे क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है। एनिमल्स के सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। तुम और मैं एनिमल हूं, है ना, तुम्हें बोल दूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, चलो खुद को भी बोल देती हूँ। जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हो गए डॉग, कैट, व्हेल, लायन, टाइगर, बफेलो, भौ भौ डॉग, है ना, म्याओ म्याओ कैट, ठीक है। तो बेटा इनका आपकी बॉडी का कोई भी सेल निकालो, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपका हार्ट का एक सेल ले लूं, दे दोगे अपनी हार्ट का एक सेल, बोन का एक सेल दे दो, मसल का एक सेल दे दो, अपनी बॉडी का रेड ब्लड सेल दे दो। भाई तुम अपनी बॉडी का कोई भी सेल निकालोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, आपको बाहर की तरफ सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है बेटा। और जैसे कि मैंने कहा वायरस बिचा तुम यहाँ क्यों हो, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस लिस्ट, तुम्हारे पास तो सेल ही नहीं है। देखो जरा नवाबी देखो वायरस की, भाई तुम्हारे पास सेल ही नहीं है तो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दूर की बात है, तुम तो भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। देखो बेटा अब एक बार देख लेते हैं कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी सेल वॉल की बात करें तो ये क्या सबकी सेम होती है, नहीं। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं बेटा, प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई है एक केमिकल सब्सटेंस से जिसका नाम होता है सेल्यूलोज, ठीक है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है बेटा अगेन एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट से जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकन। फंजाई की सेल वॉल भी बेटा एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है जिसका नाम है काइटिन। यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, याद रहेगा, डेड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और शेप देने का काम करती है और इन केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी है अगर प्रेजेंट है। वापस आते हैं बेटा, अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस बाउंड्री की जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, अगर कोई भी चीज बेटा, है ना, मान लो बेटा कोई भी सब्सटेंस है वो हमारे सेल के अंदर जाना चाहता है,
जाना चाहता है, ठीक है, तो बेटा एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसको रोक के पूछेगी, हाँ जी क्या काम है, बताओ जरा अपने बारे में, मैं सेलेक्ट करूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं तुमको अंदर जाने दूंगी, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं जाने दूंगी। तो एक्चुअली में बेटा कोई भी चीज जब सेल के अंदर जाती है या अंदर से बाहर आती है तो उसकी एंट्री एग्जिट, है ना, सिक्योरिटी गार्ड की तरह बैठी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही डिसाइड करती है किसी भी चीज की एंट्री या फिर एग्जिट फ्रॉम द सेल। सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चलिए बेटा बात करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करती है बेटा, वो अलाउ करती है, परमिट देती है, परमिशन देती है किसी भी चीज को एंट्री या एग्जिट करने के लिए। कहां से बेटा, इन एंड आउट ऑफ द सेल, चाहे अंदर आना हो चाहे बाहर जाना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई ये क्या है बेटा, ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अब बेटा ए सब्सटेंस, है ना, ए सब्सटेंस की अगर मान लेते हैं ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस की हमारे सेल को जरूरत है, ठीक है, और ये यहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बेटा इसको, है ना, इसको पता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो बेटा इसको एंट्री मिल जाएगी और ये सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर कर सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एंट्री की परमिशन मिल गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एंट्री की परमिशन मिल गई। बट मान लेते हैं बेटा ये सब्सटेंस बी है, किसी भी कारण हो सकता है बेटा सेल कोई सब्सटेंस ना चाहिए हो, मान लो कोई बैक्टीरिया है, एंट्री मिल जाएगी क्या ऐसे ही, है ना। तो बेटा बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल के अंदर घुसना चाहते हैं बट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती, है ना। तो यहाँ से बोलता है अरे जाने दीजिए ना, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं जाने दीजिए, अरे नहीं, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो बेटा यहाँ तक पहुंच भी जाएंगे तो बेटा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको अलाउ नहीं करेगी। तो इट्स लाइक नखरीले लोग, है ना, नखरीली लड़कियां, मैं नहीं कर रही तुमसे बात, who are you, I will not talk to you, है ना, I talk to only selective people, right। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन is just like that, ये सेलेक्टिव चीजों को, कुछ चुनिंदा चीजों को, कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही क्या करती है, एंट्री या एग्जिट की परमिशन देती है। इसीलिए बेटा बोला जाता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसीलिए बोला जाता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिव चीजों को ही अलाउ करती है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसी है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसी दिखती है, अरे बाप रे यार तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं मैम, ये क्या है। देखो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन, ठीक है। लिपिड बहुत सारा प्रेजेंट होता है, प्रोटीन थोड़े कम होते हैं, ठीक है। चलो अब बेटा कौन सी दो चीजों से मिलकर बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं आपको बता देती हूं बेटा, स्पेसिफिकली एक लिपिड होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड नाम के लिपिड क्या है बेटा, भर भर के हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और ये जो मॉडल हम देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में बेटा बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में कि देखो भाई ऐसी दिखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन पता होता है, प्रोटीन आपको पता है, लिपिड क्या होता है। देखो बेटा लिपिड ना फैट जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, फैट जैसे सब्सटेंस मतलब ऑयल जैसे सब्सटेंस, फैट जैसे सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलते, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलते, है ना, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भर भर के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे कि मैंने कहा चीजों का ट्रांसपोर्ट, चीजें अंदर आएंगी, चीजें बाहर जाएंगी, ये सब कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा जब कोई भी चीज अंदर आ रही है या बाहर जा रही है वो दो तरीके की हो सकती है ना, वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले तो बेटा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट है, नहीं। जब भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, यहां पर कॉन्सेप्ट इन एंड आउट का बिल्कुल नहीं है। यहां पर कॉन्सेप्ट है बेटा कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, किसी भी चीज की क्वांटिटी कितनी है किस तरफ, ठीक है, तो क्वांटिटी पे ध्यान देना है। तो मान लेते हैं बेटा मेरे पास यहाँ पर एक सब्सटेंस है, मान लो बेटा ग्लूकोज है, मान लो फूड है, ठीक है। तो फूड के मॉलिक्यूल्स, फूड जो है आपको कहाँ ज्यादा दिख रहा है, यहाँ ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। मैम सेल के अंदर कम दिख रहा है तो यहाँ लो लिख दिया, ठीक है। कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो जब कोई भी सब्सटेंस बेटा हायर वाली साइड से, यानी कि जिस तरफ उसकी कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट ज्यादा है, वहां से उठकर लोअर कंसंट्रेशन वाली साइड पर हो जाए
तो हम बोलते हैं क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। मतलब देखो बेटा यहां ज्यादा है यहां कम है, तो ये कहेगा कि मैं तो जा रहा हूं भाई लोअर वाली साइड, है ना, मैं जा रहा हूं लोअर वाली साइड। तो जब सब्सटेंस अपनी हायर वाली साइड से लोअर वाली साइड आने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि देखो 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 क्या हो गया, हम बोलते हैं कि देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर दो, ठीक है, इसी का उल्टा कर दो बेटा। मान लो सब्सटेंसेस है ना, मान लो बेटा सब्सटेंस है, यहां पर उस सब्सटेंस की क्वांटिटी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कम है। अब इसी का उल्टा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा, सब्सटेंस यहां पे कम है, कम वाली साइड से जब वो ज्यादा वाली साइड जाने लगते हैं, जब वो बेटा कम वाली साइड से ज्यादा वाली साइड जाने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि देखो भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन वाली साइड से हाई कंसंट्रेशन वाली साइड जाते हैं, और ये थोड़ा कठिन काम है ना, ये थोड़ा सा कठिन काम है, कठिन काम करने में एनर्जी लगती है। एग्जैक्टली तो जब सेल ये वाला ट्रांसपोर्ट करता है तो हम बोलते हैं कि यार ये थोड़ा एनर्जी लगेगी, ये एनर्जी लेती है, ये प्रोसेस एनर्जी लेती है। ठीक है, तो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट है, जब सब्सटेंस हायर वाली साइड से अपनी लोअर वाली साइड पे जाते हैं तो पैसिव, और जब लोअर से हायर जाते हैं एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, एनर्जी यूज करता है सेल, खर्चा करना पड़ता है एनर्जी का। इसके अलावा बेटा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस्ड, हायर से लोअर इन पैसिव एंड लोअर से हायर इन एक्टिव। यहां पर बेटा कोई एनर्जी यूज नहीं होती है, यहां पर कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। यहां पे क्या है बेटा, एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, देखो बेटा आगे पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी बनती है ना बेटा, सेल के अंदर कहीं पे भी बेटा एनर्जी बन रही है हमारी बॉडी में, इट इज इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। ये वाली प्रोसेस कब होती है बेटा, ये वाली प्रोसेस कब होती है, जब हमारे सेल के थ्रू हमें छोटे छोटे सब्सटेंसेस को क्या कराना होता है, मूव कराना होता है। छोटे सब्सटेंस को इधर से उधर भेजना है तो पैसिव। लार्ज मॉलिक्यूल्स जनरली बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, क्योंकि बड़ी चीजों को इधर से उधर भेजने के लिए एनर्जी भी तो लगानी पड़ती है ना, तो जनरली लार्ज सब्सटेंसेस मूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब बेटा हमें यहां पर पढ़ने हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। एंड बाय गॉड भाई इतनी कंफ्यूजन है बच्चों को कि भाई डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूं बेटा, है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है, नहीं, हम ये मान के चलना है बेटा, अभी आपको क्लास 9th में ये मान के चलना है कि ऑस्मोसिस एक तरीके की स्पेशल डिफ्यूजन है। मैम कंफ्यूजन, वेट मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, आपको ये मान के चलना है कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल तरीके का ही डिफ्यूजन है, मतलब ये मिलती जुलती प्रोसेस है। एग्जैक्टली ठीक है, देखो ये दोनों ही प्रोसेसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हो और चाहे ये वाली हो, दोनों में ही सब्सटेंसेस कहां से कहां जा रही हैं, दोनों ही केसेस में सब्सटेंस अपनी हायर वाली साइड से लोअर वाली साइड जा रही है, चाहे डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो। ठीक है, डिफ्यूजन कब होती है, हम कब बोलेंगे कि अरे बाबा डिफ्यूजन हो गया, हम कब बोलेंगे, देखो बेटा जब कोई सॉलिड, कोई लिक्विड या फिर कोई गैस अपनी हायर से लोअर साइड मूव कर जाएगी, जब कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस बेटा अपनी हायर वाली साइड से लोअर वाली साइड चला जाएगा तो हम बोलेंगे भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और कौन से वाला, डिफ्यूजन वाला। ऑस्मोसिस बेटा सिर्फ और सिर्फ हम कब बोलेंगे, जब हमें कोई बेटा लिक्विड या फिर मैं बोल सकती हूं वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, है ना, जब हमें कोई लिक्विड सब्सटेंस, जब कोई वाटर का मॉलिक्यूल हमें एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ दिखेगा। अब मैं करूंगी इसके बारे में बात, दोनों ही केस में बेटा ज्यादा से लोअर, हायर से लोअर मूवमेंट होगी। एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल देखो बेटा, जल्दी से देखो पहला एग्जाम्पल। मान लो बेटा ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है बेटा, हमारा फूड का मॉलिक्यूल है। फूड का मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, फूड क्या है, सॉलिड है, तो यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, ज्यादा से कम की तरफ मूव होता है, तो हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन हो गया।
हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन है बेटा, पहले ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। अब मुझे बताओ कहां से कहां मूवमेंट होगी, 3 सेकंड लो, सोच के बताओ। 1 2 3, वेरी गुड मैम, ज्यादा से कम की तरफ। तो ऑक्सीजन सेल के बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, अंदर की तरफ भाग जाएगी, तो हम बोलेंगे डिफ्यूजन हो गई, हम बोलेंगे डिफ्यूजन हो गई। चलो कार्बन डाइऑक्साइड का केस देखते हैं। भाई सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है देखो, और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब मुझे बताओ सोच के, अब बताओ मुझे सोच के, कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, 3 सेकंड ले लो, ज्यादा से बाहर, ज्यादा से बाहर, तो अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, वाटर का मॉलिक्यूल अंदर ज्यादा है और वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर जो है बाहर कम है, अंदर वाटर ज्यादा, वाटर बाहर कम, अंदर वाटर ज्यादा, बाहर वाटर कम, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, हायर से लोअर, ये हो गई अपनी डिफ्यूजन। ये नहीं बेटा, यही तो बच्चे अटकते हैं, यही तो कोर कंसेप्ट है जहां बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। बेटा देखो, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से यहां मूव कर गए, क्या हुआ, वाटर हायर से लोअर गया, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, यस। अब जब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मैं इसको डिफ्यूजन नहीं बोलूंगी बेटा, मैं इसको डिफ्यूजन नहीं बोलूंगी, आई विल नॉट कॉल दिस प्रोसेस एज डिफ्यूजन। क्यों, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है भाई। ये कौन सा केस है, देखो बेटा, जब हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये क्या बनाया है मैंने, वाटर, जब हमारा वाटर क्या होता है, अपनी हाई से लो जाता है, अपने हाई से लो जाता है, चाहे अंदर से बाहर जाए चाहे बाहर से अंदर जाए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। जब वाटर अपने हाई से लो जाता है, ठीक है जी, जा रहा है, जा रहा है जी, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, गया, हाई से लो गया, हाई से लो गया, हाई से लो गया, ठीक है। और ऐसा करने के लिए अगर उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया, क्या मूव करा, वाटर मूव करा, कहां से कहां गया, हाई से लो गया। और ऐसा करने के लिए अगर उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, तो हम बोलते हैं ऑस्मोसिस हो गई। तो बेटा इसको हम नाम देंगे कि क्या हो गई, इसको बोलेंगे हम भाई ऑस्मोसिस हो गई। तो मैम फिर यहां पर हमने क्यों लिखा लिक्विड, यहां पर क्यों लिखा लिक्विड, बेटा डिफ्यूजन में ये हम क्राइटेरिया नहीं रखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होनी ही होनी चाहिए, यहां पर हो रही है, अच्छी बात है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं बेटा, मान लो ये क्या है, ये सेल के अंदर एक पॉइंट ए है और ये सेल के अंदर एक पॉइंट बी है। आप देखो बेटा, यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहां पर, हाँ मैम, यहां पर वाटर कम है, यहां पर ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर ज्यादा, यहां पर कम। वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर कहां भागेगा, वाटर कहां रन 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 करेगा मैम, ज्यादा से कम की तरफ, तो वाटर इस तरफ मूव करने लगेगा बेटा, तो इसको मैं बोलूंगी डिफ्यूजन। अब मैम वाटर के मॉलिक्यूल मूव करे तो आपने ऑस्मोसिस क्यों नहीं बोला, ऑस्मोसिस कब मानेंगे, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर जाएंगे। मैम गए तो हैं हायर से लोअर, बट उनको क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स ने हायर से लोअर गए, हायर लोअर जाते जाते उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया, किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया, तो हम बोलेंगे ऑस्मोसिस हो गई। क्या हो गई, ऑस्मोसिस हो गई। किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे अगर वो, तो हम बोलेंगे ऑस्मोसिस हो गई। सही बात है, तो एक तरीके का स्पेशल केस ही तो हो गया। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आता है तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस, खुद से होने वाली एक मूवमेंट है, किसकी, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। ठीक है, कहां से कहां, हायर से लोअर। हमारे सेल के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो सब क्या होते हैं बेटा, सेल के अंदर, सेल के बाहर, इधर उधर मूवमेंट करते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से। और जब हम बात करते हैं बेटा ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस मूवमेंट है किसका, वाटर का, सॉलिड गैस का नहीं, वाटर का, हायर से लोअर। और जब ऐसा करते करते वो क्या करते हैं, किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं, तो हम बोलते हैं ऑस्मोसिस हो गई। भाई ये दो तरीके की हो सकती है, एंडो एंड एक्सो, एंडो एंड एक्सो। भाई एंडो और एक्सो का क्या मतलब है, देखो बेटा हमारा बायोलॉजी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना, साइंस इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मैंने तो गलत बात बोल दी, आई एम सॉरी, है ना। साइंस इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, अगर हम टर्मिनोलॉजीज को बेटा तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, तो इट्स वेरी इजी। देखो बेटा, ये जो टर्म है ना एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर,
एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, एंडो मतलब अंदर। एन सुनते ही क्या याद आ रहा है, ई एन सुनते ही क्या याद आ रहा है, एंटर। और एंटर जब आप कहीं भी करते हो तो अंदर की तरफ करते हो, बाहर की तरफ नहीं करते हो, है ना, एंटर आप हमेशा अंदर होते हो, ठीक है। तो बेटा जब हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। देखो मान लो बेटा वाटर बाहर ज्यादा है, मान लो भाई वाटर क्या है, वाटर बाहर ज्यादा है, ठीक है। अब बेटा पानी बाहर ज्यादा था, अंदर कम था, तो क्या होगा, सेल के अंदर चला जाएगा पानी। जल्दी बताओ, मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर क्या है, बाहर ज्यादा है, पानी अंदर कम है, कहां जाएगा पानी, मैम ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, एग्जैक्टली। तो पानी अगर सेल के अंदर जाता है इनटू द सेल, अगर सेल के अंदर जाता है तो एंडोऑस्मोसिस। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो कि भाई सेल के अंदर तो क्या था, पानी ज्यादा था, बाहर कम था, अंदर ज्यादा बाहर कम, पानी का एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया, तो क्या बोलेंगे, क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस हो गया बेटा, एक्सो, एक्सो। तो दो टर्म याद रखने हैं बेटा आपको, एंडो से याद रखना है एंटर, एंडो से याद रखना है एंटर यानी कि इनटू द सेल अंदर, और एक्सो से याद रखना है बेटा आपको एग्जिट, और एग्जिट हमेशा बाहर की तरफ होती है, आउटसाइड द सेल। एंडोऑस्मोसिस में सेल के अंदर पानी जाता है, एक्सोऑस्मोसिस में सेल से पानी बाहर जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक में तो कुछ है ही नहीं, उसको छोड़ दो, ध्यान से सुनेंगे, मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगी और आपको ये समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मुझ पे छोड़ दो, है ना। मुझे पता है तुम इस टॉपिक को लेके बहुत परेशान हुए हो, समझ नहीं आया कि मैम क्या चल रहा है, क्या हाइपरटोनिक, लीव एवरीथिंग, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, हमें समझ आएगा, जस्ट से टू योरसेल्फ हमें समझ आएगा, हमें आज ये समझ आएगा और हम समझ के दिखाएंगे खुद को, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, हाँ। तो सॉल्यूशन का मतलब समझते हो ना बेटा, व्हाट इज सॉल्यूशन, है ना, मतलब कोई मिक्सचर है ना, सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर कोई चीज सॉल्यूशन होती है तो उसमें कोई सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है, पहली चीज। अगर मैं बोलूं बेटा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक की बात ही करूंगी, अभी आइसोटोनिक की बात नहीं करूंगी, है ना। तो बेटा इनका अगर अलग अलग नाम रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा इनमें, अगर अलग अलग नाम रखा है तो, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहली चीज, ये जो टर्म आप देख रहे हो दीज आर कंपैरेटिव टर्म्स, मतलब ये कंपैरेटिव टर्म है। मतलब क्या मैम, मतलब ये कि अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उनको कंपेयर करें सेल के अंदर पाए जाने वाले सॉल्यूट के साथ, तो उसका कंपैरिजन है, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझाती हूं, मान लो बेटा एक ये सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने अपने सेल को रखा हुआ है, ये एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने अपने सेल को रखा हुआ है। ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक, कैसा है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, हाई, है ना, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। और अगर बेटा सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये भी तो मैं लिख सकती हूं कि सॉल्वेंट कम है, लिख सकती हूं, हाँ मैम लिख सकते हो। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया सॉल्वेंट कम, सॉल्वेंट को मैं बेटा वाटर भी बोल सकती हूँ, हाँ मैम बोल सकते हो, बोल सकते हो। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका नाम है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब ये कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और पानी कम है। कम का मतलब क्या है भाई, कम का मतलब ये है कि अगर मैं सेल के मुकाबले कंपेयर करूं, इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि भाई देखो सेल के अंदर तो पानी बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत ज्यादा है, बट जो ये सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है। आई डोंट नो ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई शुड यूज अनदर कलर, गिव मी अ सेकेंड। बेटा आपको क्या ये कलर दिख रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मैम, ठीक है। तो बेटा हमने क्या बोला कि पानी के मॉलिक्यूल्स क्या है, बाहर कम है, बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, ठीक है। अब बेटा मुझको आप ये बताओ, अगर पानी अंदर ज्यादा है बाहर कम है, पानी कहां जाएगा, जल्दी बताओ मैम। अगर अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो कम वाली तरफ जाएगा, बिल्कुल। तो पानी क्या होता है बेटा, निकलकर बाहर चला जाता है, पानी निकलकर बाहर की तरफ चला जाता है।
तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर सेल का पानी निकलकर कहां चला गया, बाहर की तरफ चला गया, अगर सेल का पानी निकलकर बाहर की तरफ चला गया तो क्या हो गया? अगर सेल का पानी बाहर गया, एग्जिट हो गई, वाटर का एग्जिट हो गया, तो मैम यहां पर हो गया द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। सेल का पानी बाहर निकला, बाहर मतलब एग्जिट हो गई, एक्सोऑस्मोसिस। अब बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक्सोऑस्मोसिस हो गई, पानी बाहर निकल गया, तो पानी, अब सोचो गुब्बारे में से पानी में बाहर निकाल दूं, क्या होगा? पहले तो फूला फूला होगा ऑब्वियसली, है ना, बट अगर उसका पानी बाहर निकल गया तो क्या होगा मैम? वो तो पिचक जाएगा। एग्जैक्टली, पानी बाहर जाएगा गुब्बारे का तो वो पिचक जाएगा, तो भाई ये भी एकदम पिचक जाता है। तो हम बोलते हैं सेल क्या हो जाता है? सेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है, सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में बेटा दोबारा सुनेंगे, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है और पानी कम है। तो मैं सॉल्यूट नहीं बना रही, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पानी कम है यानी कि यहाँ पे मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स कम बनाए हैं, वाटर बाहर कम है, सेल में ज्यादा है। सेल में पानी ज्यादा, बाहर कम, तो ज्यादा से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। ऑस्मोसिस में यही तो होता है, पानी बाहर जाएगा, सेल पिचक जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा कर दो भाई, बिल्कुल इसका उल्टा कर दो। हमारे पास सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट क्या होता है? लेस होता है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट यानी कि वाटर क्या है? बहुत ज्यादा है, हाई है, ज्यादा है, मोर है, ज्यादा है। हाई को बेटा मोर भी लिख सकते हो, है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप मोर भी लिख सकते हो, है ना। इसमें सॉल्यूट ज्यादा और इसमें सॉल्वेंट ज्यादा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं बेटा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में बेटा क्या है? सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि मुझे यहां पर इस तरीके से बहुत सारा पानी देखने को मिलेगा। पानी बाहर बहुत सारा है, बहुत सारा पानी है, ठीक है। और बाहर क्या है? ज्यादा है, अंदर कम है ना, अंदर कम है। बाहर पानी ज्यादा है, अंदर कम है, बाहर ज्यादा अंदर कम, बाहर ज्यादा अंदर कम। क्या होता है मैम? ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो भाई ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? सेल के अंदर पानी जाएगा। जल्दी बताओ क्या होगा? सेल के अंदर जाएगा पानी, और जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो हम बोलेंगे क्या हो गया? सेल के अंदर पानी जाएगा बेटा जी, तो हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस हो गई। एंडो मतलब अंदर, और जब बेटा सेल के अंदर पानी जाएगा, सोचो गुब्बारा है, तुमने उसके अंदर बहुत सारा पानी डाल दिया तो वो फूल जाएगा। एग्जैक्टली, तो यहां पर क्या होगा बेटा? सेल जो होगा स्वेल हो जाएगा, सेल जो होगा बेटा स्वेल हो जाएगा। तो याद रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो सेल श्रिंक होता है, और जब हाइपोटोनिक में रखते हैं तो सेल क्या होता है? स्वेल हो जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, अगर हम उसको सेल से कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि भाई जितना पानी सेल के अंदर है, सेम लेवल ऑफ वाटर क्या है बेटा? वहां पे भी है, मतलब जितना अंदर उतना बाहर, तो इक्वल है। जितना अंदर उतना बाहर, इक्वल है, जितना अंदर उतना बाहर, तो बेटा कुछ मूवमेंट होगा नहीं। तो यहां पर बोलते हैं, है ना, हम यहां पर क्या बोलते हैं? ये क्या है? इक्वल है, तो हम बोलते हैं नो नेट मूवमेंट, है ना। हम यहां पे बोलते हैं नो नेट मूवमेंट, कोई नेट मूवमेंट नहीं है, जीरो नेट मूवमेंट, है ना, इक्वल रहता है बेटा, ठीक है। तो आपको ये दोनों जरूर याद रखने हैं, बट मैम याद कैसे रखें? ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमको। हाउ टू रिमेंबर दिस इज वेरी 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 टफ। नहीं बेटा, इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट टफ। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मैं बचपन में इस ट्रिक को यूज करती थी याद रखने के लिए। दिस कैन बी अ लिटिल सिली बट आई होप इट विल हेल्प यू, है ना। मैंने ट्रिक बनाई थी कि भाई ये जो हाइपरटोनिक है इसमें आर आ रहा है वैसे इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बट हाँ बचपन में तो भाई मुश्किल ही लगता है ना यार। हाइपरटोनिक में आर आता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो सेल क्या होता है? सेल होता है श्रिंक।
श्रिंक में भी आर आता है, हाइपर में भी आर आता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक दोनों में फर्क किस चीज का है बेटा? एक ही तो टर्म का फर्क है ना, एक ही लेटर का फर्क है, हाइपो और हाइपर, है ना। किस चीज का फर्क है भाई? ये आर का ही तो फर्क है, ठीक है ना। तो बेटा कैसे याद रखोगे? हाइपरटोनिक में ये आर से याद रखेंगे श्रिंक, हाइपो कैसे याद रखें मैम? हाइपोटोनिक में क्या होता है? जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बेटा अपने सेल को रखते हैं तो सेल क्या होता है? स्वेल। मैम ये कैसे याद रखें? अरे भाई जब कोई चीज फूलती है, सोचो पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, मोटू मोटू हो गई, है ना। हाइपो, हाइपो के ओ से याद रखो, मोटू मोटू। ओ देखते ही क्या याद आता है? गोलू मोलू। ओ देखते ही बेटा गोल आकार, गोल आकार, तो आप याद रखो भाई गोलू मोलू, गोलू मोलू हो जाएगा सेल। हाइपो का ओ देखते ही गोलू मोलू, गोलू मोलू हो जाएगा सेल, सेल गोलू मोलू हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होता है? सब्सटेंस अपनी लोअर से हायर मूव करता है। तो अगर यहाँ पर कम है, यहाँ ज्यादा है, तो कहाँ जाएगा? लो से हाई, तो यानी कि सब्सटेंस अंदर की तरफ चले जाएंगे। अगर उल्टा होता, ठीक है, तो बेटा अगर अंदर कम होता, बाहर ज्यादा होते तो बाहर जाते। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, ऐसा करने के लिए सेल क्या यूज करता है? ऐसा करने के लिए सेल यूज करता है एनर्जी। सेल यूज करता है एनर्जी, और वो एनर्जी एक केमिकल के फॉर्म में यूज होती है, और उस केमिकल का नाम होता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल के पास कैसे आई? सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसको बनाता है। चलिए बेटा आगे चल के इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा हमें यहाँ पे एक और प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, पहले याद रखो कि प्लाज्मोलिसिस हम स्पेसिफिकली कब बात करते हैं? पी फॉर प्लाज्मोलिसिस, पी फॉर प्लांट सेल्स। अब होता क्या है बेटा, जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो आप ये मत भूलना कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या है? डेड है, डेड के साथ साथ रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, मुड़ती नहीं है, बेंड नहीं होती। तो कोई भी चीज जब श्रिंक होगी, सोचो मूव तो होगी ना, बट वो तो कह रही है मैं तो नहीं होने वाली मूव। तब होता क्या है? जब हम बेटा अपने प्लांट सेल को, जब हम क्या करते हैं, जब हम प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे श्रिंक होता है सेल। हाइपरटोनिक में क्या होता है बेटा? सेल क्या होता है? श्रिंक होता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिलती है बेटा। क्या? देखो बेटा, ये जो रेड वाली मैंने लाइनिंग बनाई हुई है, ये क्या है? सेल वॉल, ठीक है। ये क्या है बेटा? सेल वॉल। और इसके अंदर ही अंदर यहाँ पर क्या हो गई बेटा? ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल को मैंने कहाँ रख दिया बेटा? सेल को मैंने रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो धीरे 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 सिकुड़ना शुरू हो गई है, अंदर की तरफ आना शुरू हो गई है। देखो बेटा, है ना, धीरे धीरे वो अंदर की तरफ सिकुड़ रही है। देखो बेटा, पर सेल वॉल वैसी की वैसी है। ये देखो बेटा, ये और सिकुड़ना शुरू हो गया है। ये अब करते करते देखो बेटा, बिल्कुल आखिरी में देखो कितना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो अंदर का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, यानी कि अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में टर्म बताया था प्रोटोप्लाज्म, याद है? एग्जैक्टली। प्रोटोप्लाज्म क्या था मैम? सेल वॉल को हटा दो, डेड पार्ट को हटा दो, जो भी पार्ट बचा वो क्या था? प्रोटोप्लाज्म, एग्जैक्टली। तो डेड पार्ट, सेल वॉल तो इतनी 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 जिद्दी है, रिजिड है, बैठी हुई है, मैं तो नहीं हिल रही। बाकी पूरा का पूरा सेल का जो भी पार्ट है, लिविंग पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म वो तो लिविंग है बेटा। अब जैसे ही हमने सेल को कहां रखा? हाइपरटोनिक में रखा, उसने सिकुड़ना शुरू कर दिया, उसने श्रिंक होना शुरू कर दिया। और जब वो श्रिंक हो रहा था, तो वो सुकड़ता ऐसे इकट्ठा हो गया। क्या हो गया भाई? ऐसे यहाँ पर इकट्ठा हो गया बीच में, है ना, वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया। तो जब हमारा प्लांट सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे श्रिंक हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। चलिए बेटा, अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, हमारे सेल के अंदर एक ओवल या स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा?
न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। ये सेल की ग्रोथ से लेकर, सेल के डिवीजन से लेकर, है ना, सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन से लेकर हर चीजों को बेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके पास कितनी मेम्ब्रेन होती है बेटा? इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है। मतलब मान लो बेटा ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहां पर मैं क्या बना रही हूं? यहां पर मैं बना रही हूं बेटा ये न्यूक्लियस। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा? ये इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। और इसमें क्या होते हैं ना बेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। मतलब आपको ऐसे छोटे छोटे छेद दिख जाएंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे छेद दिख जाएंगे आपको इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। क्यों बेटा? जब किसी भी सब्सटेंस को न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो वो इन छेद के थ्रू होके जाता है, या किसी चीज को बेटा बाहर आना है तो इन छेद के थ्रू आता है, ठीक है, याद रहेगा। तो छोटे छोटे जो पोर्स है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला, और ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना बेटा, इनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। अब क्या ऐसा क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर? क्या प्रेजेंट है? तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि आपको ये जो छेद दिख रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर हो गए, ठीक है। अब इसकी बेटा मेम्ब्रेन को, दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर न्यूक्लियर एनवेलप बोल दिया जाता है, लिफाफा। क्या बोल दिया जाता है? एनवेलप बोल दिया जाता है। अच्छा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये क्या है? यहां पर बेटा कुछ राइबोसोम नाम की चीज बनती है ना। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, तो राइबोसोम यहां पर बनते हैं। उसके अलावा बेटा हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस का जेली लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म। डीएनए की बात कर लेते हैं बेटा एक बारी। व्हाट इज डीएनए? डीएनए बेटा एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डीएनए कुछ बेटा इस तरीके से दिखने वाला डबल स्ट्रैंडेड, डबल मतलब 2 धागों से, ये एक धागा हो गया बेटा, ठीक है, और ये दूसरा धागा हो गया। तो 2 धागों से मिलकर बना हुआ डबल स्ट्रैंडेड क्या है बेटा? एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है डीएनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? अगर मैं बोल रही हूं ये डीएनए है, तो डीएनए का मतलब क्या है ना? नहीं बेटा, वो जो आप बोल रहे हो ना मूवीज वाला, वो नहीं ठीक है, ये होता है डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। मैम एक आरएनए भी सुना है हमने। आरएनए बेटा, आरएनए के जैसे डीएनए के पास 2 धागे हैं ना, वैसे ही आरएनए के पास सिर्फ एक ही धागा होता है, ठीक है, और उसकी फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो, अब ये डीएनए मैम इतना सुना है, इसका काम क्या है बेटा? हमारी हर चीज की इंफॉर्मेशन ना इस डीएनए में होती है। हर चीज की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है बेटा? डीएनए में होती है। मतलब तुम्हारी आंखों का रंग है ना, किसी का नीला है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है ना, किसी का डार्क ब्राउन है, ये इंफॉर्मेशन पता है कहाँ है? डीएनए में। और डीएनए का है? न्यूक्लियस में। इवन बेटा इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा, किसी के ईयर लोब्स, किसी के कान ऐसे होते हैं, किसी के ऐसे होते हैं, नोज की शेप हो गई, लिप्स की शेप हो गई, आपकी आवाज क्या होगी, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपकी हर चीज बेटा, थंब की शेप क्या होगी, हर चीज की इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। तो डीएनए को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी मटेरियल बोला जाता है। मतलब ये एक ऐसी चीज होती है बेटा जो पेरेंट्स क्या करते हैं, आगे अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, अब बेटा जब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं? 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है क्रोमैटिन, एक होता है क्रोमोसोम। देखो बेटा, अगर ये मैं बोलूं ये हमारा सेल है और ये अंदर वाला गोला न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें, हमारा डीएनए कैसा है? अगर हम बोले कि हमारा डीएनए कैसा है भाई, इस तरीके से फैला हुआ है ना, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, डीएनए का धागा इस तरीके से फैला हुआ है, तो हम बोलेंगे क्या दिख रहा है? हम बोलेंगे कि भाई ये तो क्रोमैटिन दिख रहा है, ये तो क्रोमैटिन दिख रहा है। पर जैसे जैसे हमारा सेल ना डिवाइड करने लगता है, मतलब सेल से कह रहा है कि अब तो मैं डिवाइड करूंगा, अपने जैसे 2 बनाऊंगा, तो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है या सेल डिवीजन चल रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा? इससे डीएनए की शेप बदल जाती है, और अब हमारा डीएनए कुछ इस तरीके की शेप लेकर बैठ गया है ना। हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, है ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं बेटा। इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया है क्रोमोसोम। क्या नाम दिया गया है बेटा? क्रोमोसोम।
तो ये वही डीएनए है, ये भी वही डीएनए है बेटा। ये पहले फैला हुआ है, स्कैटर्ड है तो क्रोमैटिन, और अगर ये ऐसा दिख रहा है, ऐसी शेप का दिख रहा है तो क्रोमोसोम। पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम किन दो चीजों से मिलकर बना है, तो बेटा दो मेन चीजें जो हमारे डीएनए और प्रोटीन, ये दो चीजें हैं बेटा जिससे मिलके हमारे क्रोमोसोम बने होते हैं ह्यूमन बॉडी के एक सिंगल सेल में। ह्यूमन बॉडी का एक सिंगल सेल निकालो, उस सिंगल सेल का न्यूक्लियस निकालो, उस न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें टोटल 46 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, जिनको हम 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं दो तरीके के सेल्स की। हमने न्यूक्लियस के बारे में बात करी, हाँ न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, बट आपको पता है कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, हाँ फिर उनका डीएनए, ओ माय गॉड, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं। यस, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की बात करें तो वो बेचारा इतना गरीब है, इतना गरीब है, इतना पुअर है, एक सेल है। तो पहली बात, एक ही सेल है बेचारे के पास, है ना, हमारे पास कितने सारे हैं, एक ही सेल है, और वो एक सेल भी पता है कैसा है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से याद रखना पुअर, और पुअर से याद रखना जिसके पास थोड़ी चीजों की कमी हो। बैक्टीरिया पुअर है ना, वैसे प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है। ठीक है, तो बेटा आपको कैसे याद रखना है, देखो दो तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक, होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यही है। अगर मैं बोलूं कि मैंने यहां पर मैं एक यूकैरियोटिक सेल बना रही हूं, ठीक है, और मान लो यहां पे मैं प्रोकैरियोटिक सेल बना रही हूं, इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई मैंने, है ना, इसके पास भी मैंने क्या बनाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, और लो इसके पास भी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने कहा जो बैक्टीरिया का सेल होता है, मैंने कहा कि जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक वाला होता है। इसका मतलब ये है, ये बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि इसके पास डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। देखो मान लो अगर मैं बोलूं ये मेरा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, यहां नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियस में होता है, यहाँ पे बेटा कोई न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे डीएनए बस ऐसे ही पड़ा है बेचारा, है ना, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और जहां पे ये पड़ा हुआ है बेटा उस रीजन को एक नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड रीजन, उस रीजन को नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड रीजन। तो न्यूक्लियोइड रीजन कहां पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल बेचारे पुअर सेल, गरीब सेल, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनका डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। कहां पर बेटा, साइटोप्लाज्म तो यहां पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में ही क्या है बेटा, ऐसे ही चीजें पड़ी हुई हैं। बाकी सब तो होता होगा मैम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब तो होता होगा, अरे कुछ नहीं है इसके पास। ठीक है, क्या डिफरेंस है, चलो बेटा देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं, दो तरीके के सेल हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है बड़ा होता है। ये 1 से 10 माइक्रोमीटर बेटा, और ये 5 से 100 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, याद रखना। ठीक है, तो इनका साइज बहुत छोटा है, ये बड़े होते हैं। ठीक है, यहां पर बेटा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, इंस्टेड यहां पर एक जगह है न्यूक्लियोइड, और यहीं पे इसका डीएनए बेचारा पड़ा हुआ है ऐसे ही, बट यहां पर प्रॉपर न्यूक्लियस है जिसकी अपनी खुद की 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं। यहां पर केवल एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, यहां पर बेटा एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रहे ना रहे, ये 2 पॉइंट याद रहने चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल इतने गरीब है, इतने गरीब है, इतने गरीब है कि इनके पास बेटा ऑर्गेनेलीज नहीं है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड वाले सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, मतलब इनके पास कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, वैक्यूल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इनके पास नहीं है भाई कुछ भी। एक चीज है बेटा, है ना। अच्छा, और इनके पास है, इनके पास सब सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें, है ना। यहां पर बेटा एक सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भाई क्या है इसके पास, भाई इसके पास राइबोसोम है ना, इतना भी बेचारा गरीब नहीं है। राइबोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं बेटा जो प्रोटीन बनवाने में हेल्प करते हैं, और इसके पास वो होता है। इसके अलावा भाई बैक्टीरिया भाई को हल्के में नहीं लेने का, इसके पास बेटा याद रखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था भाई साहब जी इतने भी गरीब नहीं है, इनके पास अपनी खुद की सेल वॉल है, अभी बताया था स्टार्टिंग में। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके पास मूवमेंट करने के लिए ना ऐसे लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं
जिनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की मदद से ये क्या करता है, फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया मूव करता है। पेपर में अगर बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है तो मतलब बैक्टीरियल सेल, एक ही बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो हमें आता ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये हम कैसे करेंगे। अरे भाई, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया का सेल। कैसा होता है, पुअर सेल, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। सेल ऑर्गेनेलीज के नाम पे उसके पास केवल राइबोसोम प्रेजेंट है, बाकी सब चीजें नहीं है। न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही न्यूक्लियर रीजन में पड़ा है उसका डीएनए। ठीक है, चलो यूकैरियोटिक सेल भाई सब कुछ प्रेजेंट है और ये अभी हमें पढ़ना भी है। बाउंड्री है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, न्यूक्लियस है, डीएनए है, सेल ऑर्गेनेलीज है, साइटोप्लाज्म है, सब कुछ है यहाँ पर। ये बेचारा थोड़ा गड़बड़ चल रही है। अब बेटा यूकैरियोटिक सेल की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। हम बेटा किसकी बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने ट्रांसपोर्ट की बात कर ली, हमने सेल वॉल की बात कर ली, हमने न्यूक्लियस की बात कर ली। न्यूक्लियस के एब्सेंस या प्रेजेंस के बेसिस पे हमने दो तरीके के सेल की बात कर ली। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में एक बार फटाफट से डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है ना बेटा, स्टमक अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, मेरा तो कर रहा है, तुम्हारा नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता पर करना चाहिए, है ना। तो बेटा सब अपने अपने ऑर्गन्स काम करते हैं। वैसे ही हमारे सेल के अंदर बेटा अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट का नाम अलग अलग है। इनको मिला के बोल दिया जाता है सेल ऑर्गेनेलीज। हर सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर अलग है, हर सेल ऑर्गेनेली का अपना फंक्शन अलग है। तो एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये अलग अलग शेप के, फंक्शन के हैं, मैं आपको बता दिया। ठीक है, और ये अलग अलग क्या है बेटा, काम करते हैं। तो ये आपको इस तरीके से डायग्राम भी दिखेंगे। अब हमारे बेटा सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ये ऑर्गेनेलीज हैं, ये तीन तरीके के हो सकते हैं। किसी किसी सेल ऑर्गेनेली के पास अपनी खुद की एक ही कवरिंग है, किसी किसी के पास बेटा अपनी खुद की दो कवरिंग्स है, और कुछ कुछ बेचारे इतने गरीब है जिनके पास है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो क्या बताऊं। ठीक है, देखो बेटा न्यूक्लियस की हम बात कर चुके हैं। न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की दो कवरिंग्स है, जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला था, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। ठीक है, वैसे ही बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड नाम के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, इनके पास अपनी खुद की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। वैसे ही बेटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये सब जो ऑर्गेनेलीज के नाम लिखे हैं बेटा, इनके पास अपनी खुद की कवरिंग है बट एक ही है। सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस मतलब नॉन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ही नहीं है, राइबोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, एक एक करके इनके फंक्शन देखेंगे। ठीक है, चलो बेटा लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक फ्लो चार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपको कंप्लीट तरीके से बेटा रिवीजन करा देगा, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये बेटा मान लो मैंने एक सेल वॉल बना दी, है ना, ये मैंने सेल वॉल बना दी, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, और मान लेते हैं ये मैंने न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का धागा पड़ा हुआ है जो मैंने बना दिया। अब हमारे न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल चिपका हुआ, बिल्कुल बेटा न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल चिपका हुआ एक सेल ऑर्गेनेली होता है, बिल्कुल ऐसे चिपका पड़ा है बेटा, ये है ना। हमारी न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ एक पार्ट होता है जिसको हमने बोला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब अंदर, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। हमें साइटोप्लाज्म के अंदर एक जाल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो बेटा ये जाल जैसा नहीं लग रहा, जाल, नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बेटा हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कुछ इस तरीके से कुछ राइबोसोम नाम के स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं तो हम बोलते हैं आरईआर, और अगर नहीं है तो हम बोलते हैं एसईआर। तो सबसे पहली चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा, जाल जैसा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है, बिल्कुल चिपका हुआ उससे। ये दो तरीके का हो सकता है, ये हो सकता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो सकता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, उसके सरफेस पे ना आपको कुछ इस तरीके से दाने 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 जैसे स्ट्रक्चर्स चिपके हुए दिखेंगे। ये दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर्स किसके होते हैं बेटा, ये होते हैं राइबोसोम के। तो याद रखेंगे आरईआर के सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, इसलिए उनका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बिल्कुल स्मूथ है, इस पे सरफेस पे कुछ नहीं है, चपाट एकदम बिल्कुल स्मूथ। तो इस पे क्योंकि नहीं होते राइबोसोम, क्या है, डिवॉइड है, डिवॉइड का मतलब एब्सेंट है, तो यहां पर नाम पड़ गया स्मूथ। याद रखेंगे बेटा ये जो आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बेटा इसको आरईआर बोल दिया जाता है। इसका काम है प्रोटीन बनवाना, बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनवाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है बेटा लिपिड बनवाना। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है मैम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बनी है लिपिड से। एग्जैक्टली वो लिपिड पता है कौन बना के देता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और क्या था मैम, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी था, आपने बताया था, वो पता है कौन बना के देता है, ये बना के देता है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, तो हम ये भी बोलते हैं कि हमारा ईआर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब बनाना। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जो सामान चाहिए ना, वो यही बना के देता है। ठीक है, सेल के अंदर प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना यही करता है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ बेटा, हमारे जो लिवर के सेल्स है ना, उन लिवर के सेल्स के अंदर जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये बहुत सारे ड्रग्स को, मेडिसिन जो हम खाते हैं, कई बार इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जाते हैं, उनको डिटॉक्स करने का काम, मतलब उनको हमारे ब्लड से निकलवाने का काम भी क्या है बेटा, ये करता है। तो ये अच्छे अच्छे काम कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है बेटा, 2 तरीके का होता है, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। अब ये जो गोल्जी मौसी है ना, बड़ी अच्छी है ना, ये गोल्जी मौसी क्या है, बहुत अच्छी है। क्या करती है, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान, थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, मान लो कि हमारे है ना इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कोई प्रोटीन वगैरह बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होगा जिसका नाम, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, और इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है गोल्जी, है ना, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस। ये जो भी चीजें बेटा ईआर में बनती हैं, जो भी प्रोटीन लिपिड बेटा ईआर में बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको इसके पास भेज देता है कि अब तुम जाओ गोल्जी मौसी के पास, वो तुम्हें स्टोर करेंगी, वो तुम्हें मॉडिफाई करेंगी, वो तुम्हें पैक करेंगी, और तुम्हें जहां भी जाना है वो तुम्हें आगे पहुंचा देंगी। तो एक्चुअली में बेटा जो भी चीजें ईआर में बनती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं, वो हमारी गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी के पास जाती हैं, और इसका काम होता है बेटा चीजों को स्टोर करना, चीजों को मॉडिफाई करना, चीजों को पैक करके बाहर या सेल के अंदर अगर कहीं पहुंचाना है तो वो कर देना। तो एक्चुअली में बेटा है ना, हम गोल्जी का बात देखें तो इनको गोल्जी बॉडीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनी है ना। ये देखो बेटा, ये एक थैले जैसा स्ट्रक्चर, ये दूसरा थैले जैसा स्ट्रक्चर, ये तीसरा थैले जैसा स्ट्रक्चर, और ये सब थैले जैसे स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। तो छोटी छोटी बॉडीज मिल गई, तो इसलिए इनको बोल दिया गोल्जी बॉडीज। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इनको पहली बार डिस्कवर किया था, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। नॉट जस्ट दिस, हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जो हमेशा गुस्से में रहता है, जिसका नाम होता है लाइसोसोम, है ना। उसके पास कोई भी चीज जाती है वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो लाइसोसोम बनाने का काम भी बेटा ये गोल्जी मौसी करती है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी, बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। व्हेन वी टॉक अबाउट वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बेटा क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, वैक्यूल कुछ इस तरीके से बड़े बड़े, है ना, स्टोरेज, इस तरीके से बड़े बड़े क्या है बेटा, स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट के अंदर वैक्यूल बड़े साइज के होते हैं, प्लांट के सेल में, एनिमल के सेल में छोटे साइज के होते हैं। क्या काम है इनका बेटा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। कोई वेस्ट है वैक्यूल में डाल दो जी, स्टोर कर लेगा। पानी शानी एक्स्ट्रा है यहाँ डाल दो, स्टोर कर लेगा। मिनरल्स हैं यहाँ डाल दो, स्टोर कर लेगा। तो वैक्यूल बेसिकली स्टोरेज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कई बार इतने बड़े होते हैं कि प्लांट सेल का 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और न्यूक्लियस को धक्का मार के बिल्कुल कोने में कर देते हैं। ठीक है, चलो जी, अब जैसे हमने बात कर ली बेटा वैक्यूल, इनका काम क्या है, वाटर को, मिनरल को, फूड को, इन सबको स्टोर करना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये सेल को टर्जिडिटी देते हैं। जैसे बेटा अगर मैं गुब्बारे के अंदर पानी भर के रखूंगी तो उसकी शेप मेंटेन रहेगी, जैसे ही पानी बाहर निकलेगा उसकी शेप बिगड़ जाएगी। वैसे ही जब हमारे वैक्यूल के अंदर बेटा सामान क्या रहता है ना, जब हमारे वैक्यूल के अंदर चीजें है ना स्टोर्ड पड़ी रहती हैं, तो उसके कारण हमारे सेल की भी क्या है बेटा, एक शेप मेंटेन रहती है, वो टर्जिड रहता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट खतरनाक वाला, है ना, खतरनाक वाला सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लाइसोसोम बनाया है तो लाइसोसोम के अंदर भाई ऐसे केमिकल्स हैं, वो क्या करेंगे बेटा, हर चीज को खा जाते हैं। खा जाते हैं मतलब तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया जब इसके अंदर जाएगा, लाइसोसोम उसको अपने केमिकल्स की मदद से ब्रेक डाउन कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, खा जाएगा उन्हें। कोई भी चीज इसके अंदर जाएगी, मान लो बेटा सेल के अंदर कोई चीज पुरानी हो गई है, कोई सेल ऑर्गेनेली मर गया है, पुराना हो गया है, डैमेज हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो उसको इसमें डाल देते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, वो अपने केमिकल्स की मदद से, अपने एंजाइम्स की मदद से इनको क्या कर देता है बेटा, खत्म कर देता है। अब कई बार पता है क्या होता है, मान लो बेटा, मान लो हमारे सेल के अंदर ना चीजें डैमेज होना शुरू हो गई हैं, है ना, इस तरीके से चीजें थोड़ा डैमेज होना शुरू हो गई हैं। तो इस केस में पता है ये लाइसोसोम क्या करेगा बेटा, ये अपने आप को बर्स्ट कर लेगा, अपने आप को
ब्लास्ट कर लेगा, जिसके कारण ये सारे जो केमिकल्स थे बेटा ये बाहर निकल जाएंगे और ये सारे केमिकल्स क्या करेंगे बेटा, इन सबको खत्म कर देंगे और इसी कारण ये गाइस अपने ही सेल को मार देता है और इसीलिए इसको नाम दिया गया है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल को ही खत्म कर देता है जिस सेल के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आज तो मेरा मन कर रहा है अपने सेल को खा जाऊं, नहीं बेटा, जब नीड होती है, जब लगता है कि ये सेल अब किसी काम का नहीं बचा है, तो उस केस में लाइसोसोम अपने ही सेल को खत्म कर देता है और खुद भी तो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो बेटा अब बात कर लेते हैं सबसे दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स की, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, एक का नाम है प्लास्टिड। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी खुद की दो कवरिंग्स हैं। अंदर वाली कवरिंग जो होती है बेटा, देखो अगर मैं बोलूं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाली कवरिंग है। जो अंदर वाली कवरिंग है वो अंदर इस तरीके से क्या होती है, उसमें अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। मैं सीधी सीधी नहीं मारी, देखो बेटा अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ फोल्डिंग्स है। इन फोल्डिंग्स को बेटा नाम दिया गया है, इन फोल्डिंग्स को नाम दिया गया है क्रिस्टे, इन फोल्डिंग्स को नाम दिया गया है क्रिस्टे। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा काम। क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया वो पार्ट है हमारे सेल का जहां पे एनर्जी बनाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और जब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी होती है तो हमारे सेल के अंदर बनती है एनर्जी। और ये एनर्जी कब बनती है बेटा? जब एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी हुई। एनर्जी जो बनती है बेटा एटीपी की फॉर्म में बनती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इस केमिकल सब्सटेंस का नाम है। और हमारे सेल के अंदर जब भी एनर्जी बनती है बेटा इस फॉर्म में बनती है। कहां बनती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतनी सारी एनर्जी बन रही है इसलिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर, एनर्जी यहां पर बन रही है इसीलिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है, माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक सिस्टम है इसका। हाँ, इसका सिस्टम चल रहा है बेटा सेल के अंदर। भाई साहब जी अपना खुद का डीएनए मॉलिक्यूल लेकर बैठे हैं। भाई साहब जी के पास अपना खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम भी है। इसको बोलते हैं बेटा सिस्टम, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिस्टम चलता है बेटा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, किस सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के टाइम पर हम फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है। क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी एनर्जी बनती है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलो अगर आपने कभी प्लांट्स को ध्यान से देखा है, हाँ मैम देखा है, कितने प्यारे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, है ना। लाल गुलाब, क्या बात है, बहुत अच्छा, है ना। पीला पीला सनफ्लावर, वाह वाह वाह। ऑरेंज कलर का ऑरेंज, है ना। कैरेट, ये पिंक, ऑरेंज, ये सब कलर कहां से आ रहे हैं? ये सब कलर बेटा प्लांट के अंदर पाए जाने वाले एक सेल ऑर्गेनेलिस की वजह से आ रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टिड। अब बेटा एक सेल ऑर्गेनेली होता है प्लांट सेल के अंदर, एनिमल के अंदर नहीं भाई, एनिमल के अंदर नहीं, प्लांट के अंदर। प्लांट के सेल में हमें क्या देखने को मिलता है? प्लास्टिड नाम का सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलता है। ये तीन तरीके का हो सकता है भाई, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो सुना सुना लग रहा है। हाँ देखो बेटा ग्रीन के अलावा अगर आपको कोई भी कलर देखने को मिल रहा है प्लांट के अंदर, है ना, पिंक, रेड, येलो, है ना, ऑरेंज, आपको कोई भी कलर अगर आपको ग्रीन के अलावा देखने को मिल रहा है बेटा, वो कलर देने का काम होता है क्रोमोप्लास्ट का। फ्लावर्स का, फ्रूट का कलर इसकी वजह से होता है। अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो जैसे कि ग्रीन कलर की लीफ दिख रही है तो मैम वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि बेटा वहां उस पार्ट में जो सेल प्रेजेंट है उन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या है भाई? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये जहां पे भी प्रेजेंट होता है उस पार्ट को ग्रीन कर देता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस होती है तो फूड बनता है, और फूड बनता है तो ऑक्सीजन भी बनती है फोटोसिंथेसिस में। तो एक्चुअली में हमें जो खाना मिल रहा है, हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से मिल रही है। थैंक यू क्लोरोप्लास्ट। चलो सब थैंक यू बोलो, कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ना। तो ग्रीन कलर देने का काम, फोटोसिंथेसिस करके खाना, ऑक्सीजन बनाने का काम ये करता है। ये क्या करता है फिर? ये किस काम का? इसके पास कोई पिगमेंट नहीं है, कोई कलर वाली चीज नहीं है इसके पास, तो फिर ये क्या करता है? अरे भाई स्टोरेज, खाना बनेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ऑयल, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीजें बनेंगी, कहाँ स्टोर होंगी? ल्यूकोप्लास्ट में होंगी। बेटा इनको कलरलेस प्लास्टिड कहा जाता है, इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। ये बाकी कलर देता है अदर देन ग्रीन, और ये ग्रीन देता है।
ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्या हो गई, क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, फूड बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ग्रीन कलर देता है, बात कर चुके हैं। हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है बेटा हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। और गाइस इसका भी सिस्टम चल रहा है, इसका भी सिस्टम चल रहा है। इसके पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए, और इसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम है। बट मैम ये करते क्या है अपना खुद का डीएनए लेके? अरे भाई इनका अपना खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन बनाने का काम करती है। तो ये अपने प्रोटीन खुद बनाते हैं, अपनी जय अपनी खुद ही कर रहे हैं, है ना। तो भाई किसी और का मुंह नहीं देख रहे, भाई प्रोटीन बना के दे दे, ऐसे नहीं, अपना प्रोटीन खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम है। ठीक है बेटा, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, यहाँ से आप थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करो। इसके पास भी क्या है, अपनी खुद की 2 मेम्ब्रेन्स है। देखो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन। और ये जो आपको सिक्के सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये सिक्का, ये एक सिक्का होता है थाइलाकॉइड, ये एक सिक्का होता है बेटा थाइलाकॉइड। और ऐसे बहुत सारे कॉइन जैसे या थाली जैसे स्ट्रक्चर्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया बेटा, इसको नाम बोला जाता, इसका नाम होता है ग्रैनम। ठीक है, और यहीं पे बेटा, है ना, यहीं पे इस तरीके से ग्रीन कलर के होते हैं, बट लाल कलर के बना रही हूं सो दैट तुम्हें दिखाई दे। यहां पर बेटा इस तरीके से क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट लगे होते हैं, जिनकी मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए राइबोसोम की बात कर लेते हैं। काफी हम बात कर चुके हैं भाई, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसकी अपनी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया के सेल में और बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल में, सब में क्या होते हैं बेटा, सब में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखो बेटा आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगी, बैक्टीरिया का सेल होता है प्रोकैरियोटिक, इसके अलावा हमारी बॉडी का सेल कोई भी उठा लो यूकैरियोटिक है, प्लांट की बॉडी का सेल उठा लो यूकैरियोटिक है, फंजाई का सेल उठा लो यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक, बाकी सबका सेल यूकैरियोटिक। अमीबा का सेल यूकैरियोटिक, पैरामीशियम का सेल यूकैरियोटिक, ईस्ट का सेल प्रोकैरियोटिक, क्लेमाइडोमोनास का सेल प्रोकैरियोटिक, यूग्लिना का सेल, फंजाई का सेल ये वाला यूकैरियोटिक, हमारा हार्ट का सेल यूकैरियोटिक, मैम मसल का सेल यूकैरियोटिक, मैम ब्रेन का सेल यूकैरियोटिक, मैम बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक, माइकोप्लाज्मा का सेल प्रोकैरियोटिक, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया था क्योंकि, लैक्टोबैसिलस का सेल बेटा प्रोकैरियोटिक। समझ गए? हाँ, अब एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं बेटा, दैट इज सेल डिवीजन। हमने सेल के बारे में बात करी बेटा, सेल डिवाइड कैसे करता है। ठीक है, सेल डिवाइड करने का मतलब क्या, देखो बेटा मान लो ये मेरा एक सेल है, ये एक सेल ने क्या किया बेटा, अपने जैसे और सेल बना दिए। सेल ने क्या किया, सेल ने क्या किया बेटा, ये सेल था, सेल ने कहा मैं तो अपने जैसे और सेल बनाना चाहता हूं। तो सेल जब क्या करता है बेटा, जब सेल अपने जैसे और नए सेल बना देता है तो हम बोलते हैं सेल डिवीजन हो गई। अब ये सेल डिवीजन 2 तरीके की हो सकती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में सबसे पहला डिफरेंस, माइटोसिस और मियोसिस में बेटा जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये होता है कि जब किसी सेल के अंदर माइटोसिस होती है तो बेटा माइटोसिस खत्म होने पर हमें उसके जैसे 2 सेल मिलते हैं, है ना, उसके जैसे 2 सेल मिलते हैं। बट मियोसिस में क्या होता है बेटा, जब मियोसिस की प्रोसेस पूरी होती है, जब मियोसिस की प्रोसेस पूरी होती है तो मियोसिस की प्रोसेस पूरी होने पर हमें, एक मिनट, हमें क्या मिलते हैं, हमें उसके जैसे 4 सेल मिलते हैं। तो यहां 2 सेल बनते हैं, यहां 4 सेल बनते हैं। और याद रखेंगे बेटा, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। इक्वल रहता है, क्या इक्वल रहता है, मान लो बेटा डिवीजन होने से पहले, माइटोसिस होने से पहले इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर मान लेते हैं बेटा 16 क्रोमोसोम्स थे। तो बेटा आफ्टर माइटोसिस ऑल्सो यहां पर क्या रहेगा बेटा, 16 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। मैम पर 16 आधे होने चाहिए था, नहीं बेटा, याद रखनी है आपको ये चीज। अगर यहाँ पे माइटोसिस होने से पहले बेटा इसके पास 16 थे तो जो नए सेल बनेंगे उनके पास भी 16 होंगे। बट यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर आधा हो जाता है। मियोसिस होने से पहले अगर इस सेल के पास 16 क्रोमोसोम्स थे तो भाई मियोसिस होने के बाद ये इसको क्या मिलेगा, इसका आधा, इसका आधा, 16 का आधा 8, इसको क्या मिलेगा, इसका आधा, इसका आधा 8, इसको क्या मिलेगा, अरे भाई इसका आधा 8, इसको क्या मिलेगा मैम, इसका आधा, पर इतना तो है ही नहीं, अरे भाई बन जाता है, वो बात की बात है, वो बड़ी क्लास में पढ़ते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलूं, है ना, मैं बोलूं बेटा मेरे पास, मैं बोलूं भाई मेरे पास एक सेल है,
अगर मैं बोलूं मेरे पास एक सेल है जिसके पास मियोसिस होने से पहले बेटा 23 क्रोमोसोम है टोटल, मुझे बताओ बेटा मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में क्या होता है? चलो माइटोसिस बताओ पहले। माइटोसिस में इक्वल रहता है, तो अगर बेटा माइटोसिस होने से पहले 23 है, ठीक है, 46 करो, 46 है, तो इसको क्या मिलता है? बिल्कुल इसके जितना। अगर इसके पास 46 है तो इसको भी 46 मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? इसके जितना। इसके पास भी 46। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है भाई? जो नया सेल बना है उसको अपने पेरेंट सेल से, नए सेल को पेरेंट सेल से क्या मिलता है? आधा मिलता है। अगर इसके पास 46 है तो इसको इसका आधा मिलता है, तो क्या मिलेगा? 23। इसको इसका आधा मिलेगा, क्या मिलेगा? 23। इसको इसका आधा मिलेगा 23। इसको इसका आधा मिलेगा 23। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर माइटोसिस एंड मियोसिस टॉपिक पे। इसको खत्म करते हैं, बट वेट, हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वल रहता है क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे आधा हो जाता है। यहाँ पे बेटा 2 सेल बनते हैं, यहाँ पर 4 सेल बनते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा सेम रहता है, यहां पर बेटा क्या होता है? आधा हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें कोई चोट लग गई, वहां पे रिपेयर होके नए सेल बन रहे हैं, माइटोसिस से बनेंगे। ग्रोथ हो रही है, माइटोसिस से बनेंगे। बट बेटा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पर्म बनाना है, एग बनाना है, ठीक है, तो वहां पर बेटा मियोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। फटाफट से ना कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा हाई चांस है। एमसीक्यू देखेंगे कुछ, उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करके ये सेशन खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं एमसीक्यू। पहला, किसने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया? तो 2 साइंटिस्ट पहले से थे, रूडोल्फ वर्चू ने आके अपनी बात उसमें ऐड कर दी, जिन्होंने कहा ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ठीक है, चलिए प्लाज्मोलिसिस कहां देखने को मिलती है भाई? प्लाज्मोलिसिस मैंने बताया था, पी फॉर प्लाज्मोलिसिस, पी फॉर प्लांट सेल। तो हमें प्लांट सेल के अंदर, है ना, प्लांट सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल तो प्लांट नहीं होता, एग सेल भी प्लांट नहीं होता, लीफ का सेल प्लांट सेल होता है। और कब बेटा? जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए कौन सा सेल ऑर्गेनेली? हाँ भाई, किसका सिस्टम है बताओ? मैम सिस्टम पे सिस्टम है माइटोकॉन्ड्रिया का, यस, और क्लोरोप्लास्ट का, है ना। तो आंसर यहां पर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम कौन बना रहा था? गोल्जी मौसी। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? लाइसोसोम बनाने का काम करता है। ठीक है, कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो हमें प्रोकैरियोटिक गरीब बैक्टीरिया के सेल में क्या देखने को मिल रहा था? याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, राइबोसोम है भाई उसके पास, जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एक ऐसा रीजन प्रोकैरियोट्स के अंदर, है ना, जो न्यूक्लियस टाइप का काम कर रहा है बट न्यूक्लियस है नहीं, यानी कि वो पूछ रहा है ऐसी कौन सी जगह है प्रोकैरियोटिक सेल में जहां पे डीएनए पड़ा होता है? तो डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में पड़ा होता है। सारे टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से रीड करना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड, ओ माय गॉड सो मच कंफ्यूजन। न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड, आंसर ऑप्शन डी होगा। कौन सा सेल ऑर्गेनेली बेटा डिटॉक्सिफिकेशन करता है पॉइजन्स का एंड ड्रग्स का? तो बेटा ह्यूमन बींग्स हो गए या बाकी एनिमल्स के लिवर के सेल्स के अंदर पाए जाने वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करने का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए ओके, कौन से सेल ऑर्गेनेली को सुसाइड बैग बोलते हैं? तो भाई लाइसोसोम इज द सुसाइड बैग। ठीक है, कौन सा सेल ऑर्गेनेली आपको केवल प्लांट में देखने को मिलता है? तो बेटा हमने बात करी ना, वो रंग बिरंगे कलर के फ्लावर्स और फ्रूट्स प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द प्लास्टिड्स। ठीक है, चलिए इसमें से सारी एक्टिविटी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? सिर्फ प्रोटीन से, सिर्फ लिपिड से? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से नहीं बेटा, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर वो बनी होती है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। वैक्यूल का फंक्शन क्या नहीं है? वो स्टोरेज कर रहा है, यस। ठीक है, वो रिजिडिटी टर्जिडिटी दे रहा है ना, एक शेप दे रहा है, टर्जिड कर रहा है, बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस वो नहीं करता, है ना। वेस्ट वगैरह भी वो थोड़ा बहुत कर लेगा बेटा स्टोर, बट फोटोसिंथेसिस काम किसका होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट का। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के बारे में क्या सही है? उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, गलत, बिल्कुल गलत। उनके पास मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेलीज, अरे भाई उनके पास नहीं है, बेचारों के पास केवल राइबोसोम है, वो भी बिना मेम्ब्रेन वाला, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती,
उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। भाई ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। अरे भाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, राइट, और बैक्टीरिया मल्टीसेल्युलर है नहीं, वो तो यूनिसेल्युलर है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, चलिए बेटा, अब वो ये कह रहा है कि आपको एक कॉमन चीज बतानी है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में। सिर्फ एनिमल्स में मिलते हैं? नहीं बेटा, प्लांट में भी तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। बिल्कुल सही आंसर हो गया बेटा यहाँ पर ऑप्शन बी, दोनों के पास। भाई मेम्ब्रेन गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, दिस इज रॉन्ग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट नहीं है। आंसर बेटा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। चलिए बेटा यहाँ पर देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, वहीं पर बेटा हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सारे फंक्शंस होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास है, यहाँ पर ऑर्गेनेलीज नहीं है मेम्ब्रेन वाले, यहाँ पर हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है बेटा, उसके अलावा लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि चीजों को डाइजेस्ट कर जाते हैं, और कई बार वो अपने सेल को ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए उनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा गया है। ठीक है बेटा, चलिए उसके अलावा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में भी डिफरेंस आ सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतली होती है, ठीक है, लिविंग है और फ्लेक्सिबल है। सेल वॉल डेड है, रिजिड है, बेंड नहीं होती है और मोटी भी होती है। ठीक है, ये प्लांट एनिमल सेल दोनों में पाई जाएगी, बट हमारी सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती है बेटा। ठीक है, कुछ मीडियम टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? तो बेटा मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में, है ना, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है, राइट। आप ये बताओगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा बनती है, ठीक है, और वही एटीपी को सब यूज करते हैं सेल के अंदर, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्जी का डायरेक्ट फंक्शन पूछा जा सकता है। क्या फंक्शन है बेटा? तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे चीजें मॉडिफाई होती हैं, सॉर्ट होती हैं, स्टोर होती हैं, पैक होती हैं। ठीक है, जो भी प्रोटीन लिपिड टीआर से बन के आए थे वो गोल्जी मौसी के पास आते हैं, प्लीज हमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, हमें पैक कर दो, हमें भेज दो, कहीं ट्रांसपोर्ट कर दो, है ना। उसके अलावा बेटा लाइसोसोम बनाने के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा बेटा बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह को भी बेटा ये क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा बेटा ऑस्मोसिस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाई से लो कंसंट्रेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बेटा डिफ्यूजन हम बताएंगे, ऑस्मोसिस में केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन में गैस, सॉलिड, लिक्विड सब मूव करता है। ठीक है, रूट्स जो होते हैं बेटा क्या करते हैं? ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही तो क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। भाई मैंने आपको बताया प्लांट के सेल में बड़े बड़े क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट बेटा एक तरीके से एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखनी पड़ती हैं, तो प्लांट के सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं। ठीक है, दो फंक्शन बताने हैं बेटा, ये क्या करते हैं? शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा बेटा ये ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो मतलब वाटर, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, सेल के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं कौन? हमारे वैक्यूल्स। ठीक है, कुछ इस तरीके के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बेटा, जैसे कि न्यूक्लियस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको स्ट्रक्चर बताना है, आपको फंक्शन बताना है न्यूक्लियस का, और जरूर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? आपको डायग्राम बनाना है। स्ट्रक्चर बता दिया कि दो मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है, यहाँ पर क्रोमैटिन होता है डीएनए की फॉर्म में, और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, वहां पे राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा फंक्शन बता दिए कि भाई सेल की सारी एक्टिविटी, सेल की ग्रोथ, सेल का रिप्रोडक्शन, सेल का डिवीजन सब ये करता है। यहाँ पर डीएनए होता है, डीएनए आगे इनहेरिट होता है, मतलब आगे आगे ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारी चीजें बताएंगे, और आप सभी बच्चों के लिए प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस बेटा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, प्लीज अच्छे से करके जाना, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। एंड आप सभी बच्चों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे ट्रांसपोर्टिंग चैनल किसको बोलते हैं, पावर हाउस किसको बोलते हैं, पैकेजिंग कहाँ पे हो रही है, डाइजेस्टिव बैग क्या है। तो मुझे सभी बच्चे चैट के अंदर, कमेंट के अंदर बेटा इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताएंगे, और आई विल बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू मोस्ट ऑफ द या ऑल द कमेंट्स। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का सेशन सेल के ऊपर। अब मेरी बात सुनो,
आई नो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एकदम से कैसे प्रोसेस कर ले मैम, है ना, टाइम लगता है, बट टाइम जब आप लगाओगे तो ट्रस्ट में बेटा आपको सब समझ आएगा। ठीक है, तो हमने अच्छे से आज टॉपिक को कवर किया, क्वेश्चंस को हमने देखा, जितने भी क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको दिए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको बेटा अपने स्कूल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के सेशन के बाद एनसीईआरटी को जरूर रीड करना है, अपने नोट्स को जरूर कंप्लीट करना है। ये वाले नोट्स आपको बेटा मिल जाएंगे कहां पर, ये आपको मिल जाएंगे बेटा नीचे दिए हुए लिंक पे, और नॉट जस्ट दिस, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं खत्म। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे सनफ्लावर बना देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।